आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 2 बजे हम आपको CUET PG हिंदी साहित्य क्लासें चला रहे हैं। तो अब तक हमने देखिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, इसके साथ ही हमने देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको हिंदी साहित्य इतिहास देखने की परंपरा के अंतर्गत आने वाले जो इतिहास ग्रंथकार हैं उनके विषय में जाना। साथ में उन्होंने कौन कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे हैं उसके विषय में भी हमने आपसे विस्तार में चर्चा कर ली है। ठीक है, इसके साथ ही हमने देखिएगा इतिहास ग्रंथ की जो पद्धतियाँ हैं, चारों पद्धतियों पर हमने चर्चा करी है। साथ में हमने देखिए आदिकाल के अंतर्गत हमने देखी जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ठीक है, रासो काव्य, लौकिक साहित्य, इन सभी तथ्यों पर चर्चा आदिकाल के अंतर्गत हमने कर ली। भक्ति काल की दोनों जो काव्य धारा हैं और दोनों काव्य धाराओं के अंतर्गत जो जो शाखाएं आती हैं उनके विषय में जाना। साथ में जो महत्वपूर्ण कवि थे, जो विद्वान थे, जो प्रवृत्तियां थी उनके साहित्य की, ठीक है, उनके विषय में चर्चा कर ली। रीतिकाल के विषय में हमने रीति काल से संबंधित जितने भी कवि रहे थे, ठीक है, चाहे वो रीति सिद्ध काव्य धारा के रहे हों, चाहे रीतिबद्ध काव्य धारा के रहे हों या रीति मुक्त काव्य धारा के, सभी महत्वपूर्ण कवियों पर हमने चर्चा कर ली है। आधुनिक काल हमारा चल रहा था और आधुनिक काल में हमने देखेगा जो काव्य हैं, तो जो काव्य लिखा गया भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ठीक है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन पर हमने चर्चा कर ली है। आज की क्लास में देखिएगा हम यहाँ पर देखिए गद्य विधाएं ध्यान देंगे। जैसा कि हमने आपसे पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर देखिए आपको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, छायावादी, ठीक है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तो इन सब में क्या है, हम देखिए काव्य से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हिंदी गद्य विधाएं, तो हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत हम देखिएगा विभिन्न युगों में कौन कौन सी रचनाएं रची गई, चाहे वो उपन्यास की बात रही हो, कहानी की बात रही हो, नाटक, ठीक है, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, तो इन सब गद्य विधाओं पर, ठीक है, हम आज ही क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ से प्रश्न आपके लगते हैं, जैसा कि हमने आपसे बोला था कि आपका यहाँ पर हर एक तथ्य कराया जाएगा। पहले हमने काव्य को पढ़ा आधुनिक काल के अंतर्गत, अब हम पढ़ेंगे अपनी गद्य विधाओं को, ठीक है। तो यहाँ पर CUET PG हिंदी साहित्य का कंप्लीट बैच चलाया जा रहा है और यहाँ पर देखिए जो भी PDF है और जो MCQ है आपको 499 रुपये में उपलब्ध हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए, ठीक है, तो आप जो चैनल पर नंबर दिया गया है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे उपन्यास। ध्यान देंगे ये सब क्या है, यहाँ पर गद्य विधाओं की हम चर्चा कर रहे हैं और गद्य विधाओं के अंतर्गत जो विभिन्न विधाएं हैं, चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, यात्रा साहित्य, इन सब पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ी क्लास लंबी बनेगी, तो आपको क्या है धैर्य के साथ क्लास में बने रहना है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न लगेंगे और यहाँ पर वही चीज़ पढ़ाई जा रही है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली विधा आती है उपन्यास। तो सबसे पहले देखिए उपन्यास का सामान्य परिचय हम देख लेते हैं। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है जिसका जन्म कब हुआ, 18वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ, पश्चिम हुआ। सर्वप्रथम देखिए इसका जो प्रादुर्भाव है, ठीक है, कहाँ पर हुआ है, पश्चिम देशों में, ये आपको ध्यान में रखना है। उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप अर्थात निकट और न्यास का अर्थ है थाती, यानी कि जो क्या है वास्तविकता के ज़्यादा निकट हो, यानी कि यथार्थ के ज़्यादा निकट हो। और ये कौन सी विधा में देखने को मिलती है, उपन्यास विधा देखने को मिलती है। प्रश्न ऐसा पूछा जा चुका है। इस आधार पर उपन्यास का अर्थ क्या होता है, वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो, ठीक है, यही तथ्य आपको अभी हमने बताया, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत में उपन्यास की विधा पाश्चात्य साहित्य की देन है। ध्यान देंगे इसका जो प्रादुर्भाव है, इसकी जो उत्पत्ति है किस देशों से हुई है, पश्चिमी देशों से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद धीमे धीमे क्या है, ये क्या है, भारत में आया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत में उपन्यास विधा पाश्चात्य साहित्य की देन है, जिसका सबसे पहले प्रभाव देखिए बंगला साहित्य पर पड़ा। अब हम क्या देखते हैं, इसकी उत्पत्ति तो हुई पश्चिम देशों से, लेकिन सबसे पहले जो प्रभाव हमें उपन्यास का देखने को मिल रहा है वो किस साहित्य में देखने को मिला, बंगला साहित्य में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो वो देखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1875 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना किसके लिए, मालती के लिए। महत्वपूर्ण है, मालती के लिए प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो आपको सारे तथ्य ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हिंदी के प्रथम उपन्यास के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान ने किस उपन्यास को या किस उपन्यासकार को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यासकार माना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं देवरानी जेठानी उपन्यास की, ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी, ये एक उपन्यास आपको ध्यान में रखना है। इसके रचनाकार कौन है, पंडित गौरी दत्त, ठीक है। इसको हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसने माना, तो गोपाल राय ने माना। ये आपको ध्यान में रखना है, किसने माना, गोपाल राय ने माना है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं भाग्यवती, भाग्यवती देखिए किसकी रचना है, सिद्धाराम फुल्लोरी की रचना है। और इसे देखिए विजय शंकर मल्ल ने हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना है। कब रचा गया, 1877 में रचा गया। आपको देखिए सनवी याद रखनी है। परीक्षा गुरु किसकी रचना है ये, तो लाला श्रीनिवास दास की रचना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, इसे हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना है। ठीक है, तो देवरानी जेठानी की कहानी को उपन्यास पहला किसने माना है, गोपाल राय ने। भाग्यवती को किसने माना है, विजय शंकर मल्ल ने। और परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हिंदी उपन्यास का काल विभाजन यदि हम देखते हैं तो देखिए प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग और स्वतंत्रता के बाद कौन से उपन्यास देखने को मिले। अब यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, उपन्यासकार के रूप में जो ख्याति प्रेमचंद्र को प्राप्त है, ध्यान देंगे, उसी के आधार पर देखिए उपन्यास का काल विभाजन कर दिया गया। अब जैसे प्रेमचंद्र से पूर्व जो उपन्यास लिखेगा यानी कि भारतेंदु युग, ठीक है, उस समय कौन कौन से उपन्यासकार हमें देखने को मिले। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रेमचंद्र युग की, जब प्रेमचंद्र का समय था, ठीक है, उनका जीवन काल चल रहा था, साहित्य काल चल रहा था, तो उस समय उन्होंने कौन कौन से उपन्यास रचे, साथ में उनके साथ और कितने उनके मंडल के उपन्यासकार रहे जिन्होंने उपन्यासों की रचना करी। फिर हम देखते हैं प्रेमचंद्र के बाद का जो युग आया उसमें किस प्रकार के उपन्यास हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर प्रेमचंद्र पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उपन्यास कौन कौन से आपको ध्यान में रखनी है, सन पूछ ली जाती हैं। और यहाँ पर आपको देखिए उपन्यासकार के नाम भी याद रखने हैं। तो गौरीदत्त, देवरानी जेठानी की कहानी सन 1870 में प्रकाशित हुआ और इसे किसने हिंदी का पहला उपन्यास माना, तो गोपाल राय ने। ठीक है, प्रश्न ये बना हुआ आपके प्रीवियस ईयर में, आपको ध्यान में रखना है। ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, बामा शिक्षक 1872 में प्रकाशित। सिद्धाराम फुल्लोरी की भाग्यवती 1877 में प्रकाशित हुआ, किसने माना इसे हिंदी का पहला उपन्यास, विजय शंकर मल्ल ने। ठीक है, लाला श्रीनिवास दत्त, परीक्षा गुरु, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1882 में प्रकाशित हुआ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या है, हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना है। ये आप तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। बालकृष्ण भट्ट का देखिए रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, ये इनके उपन्यास आपको ध्यान में रखना है। श्यामा स्वप्न, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसकी रचना है ये, ठाकुर जगमोहन सिंह की, कब प्रकाशित हुई, 1888 में। ठीक है, राधा कृष्ण दास की यदि हम बात करते हैं तो निस्सहाय हिंदू 1890 में प्रकाशित हुआ इनका उपन्यास। ये देखिए खासकर ये जो उपन्यास है आपको ध्यान में रखना है, श्यामा स्वप्न, निस्सहाय हिंदू। ठीक है, कई बार ये उपन्यास पूछे गए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, तो देखिए इन्होंने देखिए ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिकिला फूल, ये इनके उपन्यास आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर जितने भी उपन्यासकार दिए जा रहे हैं, उनके उपन्यास दिए जा रहे हैं, आपको वो उपन्यास खासकर याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद देखिएगा देवकीनंदन खत्री, तो चंद्रकांता 1888 में प्रकाशित, चंद्रकांता संतति 1896 में प्रकाशित, 6 भाग में प्रकाशित है। भूतनाथ इनका देखिएगा उपन्यास जो कि अधूरा है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। गोपाल राम घेमरी, ये हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है। गोपाल राम घेमरी ने क्या है, जितने भी उपन्यास रचे हैं तो जासूसी पर आधारित इनके उपन्यास देखने को मिलते हैं, इसीलिए क्या है ना हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न बन सकता है। कौन कौन से उपन्यास हैं, तो ध्यान देंगे, अद्भुत लाश, गुप्तचर, मायाविनी, जासूस की चोरी, रहस्य विप्लव, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद्र युग की, तो प्रेमचंद्र युग की यदि हम बात करें तो उस समय किस प्रकार के उपन्यास हमें देखने को मिले, प्रेमचंद्र की क्या भूमिका रही। ठीक है, प्रेमचंद्र के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद्र युग जो चल रहा है तो सन 1918 से 1936 तक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रेमचंद्र ने क्या बोला है। आपको देखिए इनके कथ्य भी याद रखने हैं। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। किसका कथन है, प्रेमचंद्र का कथन है। आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि जो प्रेमचंद्र है पहले कैसी रचनाएं रचते थे, किस प्रकार के उपन्यास रचा करते थे, आदर्शवादी। लेकिन उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या यथार्थवादी उपन्यास या यथार्थवादी रचनाएं लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। प्रेमचंद का मूल नाम क्या है, धनपत राय, आपको ध्यान में रखना है। और वो उर्दू में देखिए नवाब राय के नाम से क्या है रचनाएं रचते थे, और हिंदी में किस नाम से, प्रेमचंद्र के नाम से। धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम, ठीक है, क्योंकि इनका पहला नाम क्या था, धनपत राय है, और धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम हिंदी में किसने दिया है, तो उर्दू पत्र जमाना के संपादक, ध्यान देंगे, ठीक है, कौन थे, दया नारायण निगम। ये प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला तथ्य देखिए, यहाँ पर आप सही कर लेंगे, शरद चंद्र, मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं,
ठीक है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद्र को उपन्यास का सम्राट बोला है। महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है, हर एक तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वही चीजें दी गई हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, जिनकी पूछने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है। नगेंद्र ने प्रेमचंद्र के कायाकल्प को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है? असरारे मायावीर, ये उर्दू में लिखा गया था। ठीक है, इन्होंने उर्दू भाषा में सबसे पहला उपन्यास लिखा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रेमचंद्र को उपन्यास हम देख लेते हैं। देवस्थान रहस्य 1905 में प्रकाशित, प्रेमा 1907 में प्रकाशित, सेवा सदन 1918 में प्रकाशित, वरदान 1921 में, प्रेमाश्रय 1922 में प्रकाशित। और बच्चन सिंह ने से क्या बोला है? राजनीतिक उपन्यास कहकर संबोधित किया है। किसने? बच्चन सिंह ने। किसे? प्रेमाश्रय उपन्यास को। रंगभूमि 1925 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है इस उपन्यास को। कायाकल्प 1926 ईस्वी में प्रकाशित, निर्मला 1927 में। आपको देखिए इनकी सन याद रखनी है क्योंकि सीरियल में लगाने को आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपको सन भी दी गई है। ठीक है, इसका देखिए गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान महत्वपूर्ण 1936 में, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार कौन कौन से रहे, यानी कि उनके ही समकालीन कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना है। सी पूजन साय, तो इनका देखिए देहाती दुनिया कई बार पूछा गया है उपन्यास, आपको ध्यान में रखना है। पांडे वेचन शर्मा उग्र, ठीक है, तो इनका उपन्यास देखें चंद हसीनों के खतूत, ये भी कई बार पूछा गया है। दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधवा की बेटी, महत्वपूर्ण उपन्यास। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, माँ भिखारिणी संघर्ष, महत्वपूर्ण उपन्यास है, ध्यान देंगे। जयशंकर प्रसाद, तो देखिए कंकाल 1929 में, तितली 1934 में, इरावती 1936 में, ये उपन्यास आपको ध्यान में रखने हैं। चतुर्सेन शास्त्री, हृदय की परख, हृदय की प्यास, व्यभिचार, आत्मदाह, वैशाली की नगरवधू, महत्वपूर्ण। वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री का ये उपन्यास 1948 में प्रकाशित हुआ। अपराजिता, आलमगीर, वयम रक्षाम, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। राधिका रमण प्रसाद सिंह के देखिए राम रहीम, संस्कार, पुरुष और नारी, चुम्बन और चांटा, ये इनके उपन्यास है, किसके? राधिका रमण प्रसाद सिंह के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो देखिए इनके उपन्यास आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं। अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती, काले कारनामे, ये इनका अपूर्ण है। ठीक है, कुल्ली भाट, बिलेसुर बकरा और इंदुलेखा, ये भी क्या इनका अपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए जितने भी उपन्यासकार दिए जा रहे हैं, जितनी भी उनकी रचनाएं बताई जा रही हैं, आपको वो खासकर याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन, इसके अंतर्गत कौन कौन से उपन्यासकार आते हैं जिन्होंने क्या है, मनुष्य की संवेदनाओं को, ठीक है, मनोविज्ञान को आधार बनाकर उपन्यास रचे हैं, तो उनके विषय में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न बन जाते हैं। जैनेन्द्र कुमार, परख 1929 में प्रकाशित, सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, अनाम स्वामी, ये उपन्यास आपको ध्यान में रखने हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं कौन? जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय देवराज। ठीक है, ये चारों उपन्यासकार आपको विशेषकर याद रखने हैं। मनोविश्लेषण की जब बात होगी तो इन चारों उपन्यासकारों का नाम लिया जाएगा। ठीक है, इलाचंद्र जोशी की यदि हम बात करते हैं तो लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, निर्वासित, मुक्तिपथ, जिप्सी, ये इनके उपन्यास हैं। अज्ञेय महत्वपूर्ण, शेखर एक जीवनी, ठीक है, शेखर एक जीवनी बहुत ही महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। कई बार पूछा जा सकता है शेखर एक जीवनी किस विधा में रचा गया है, तो ये उपन्यास विधा में रचा गया है, ना कि जीवनी विधा में। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। 2 भागों में डिवाइड है, आपको ध्यान में रखना है। पहले भाग का जो प्रकाशन है 1940 में हुआ, दूसरे भाग का 1944 में। नदी के दीप 1951 में प्रकाशित इनका उपन्यास, अपने अपने अजनबी 1961 में। ठीक है, चलिए डॉक्टर देवराज, पथ की खोज, अजय की डायरी 1960 में प्रकाशित हुई, रोड़े और पत्थर, दोहरी आग की लपट, तो ये उपन्यास आपको ध्यान में रखने हैं। ये जितने भी उपन्यासकार हुए, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय देवराज, ये किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मानव की जो संवेदना है, ठीक है, जो उनकी अभिव्यक्ति है, ठीक है, तो उनको आधार बनाकर क्या है इन्होंने रचनाएं रची हैं। ठीक है, मनोविज्ञान का इनकी रचनाओं में क्या है, अच्छा हमें जो तथ्य हैं, ठीक है, वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा जो अन्य विद्वान भी हैं जिनके आपको उपन्यास याद रखने हैं, तो विष्णु प्रभाकर के देखिए ढलती धात, निशिकांत, संकल्प, स्वप्न, तट के वंदन,
अमृतलाल नागर, ध्यान देंगे, बूंद और समुद्र, महत्वपूर्ण उपन्यास है। शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस के हंस, ये पूछा गया, आपको ध्यान में रखना है। मानस के हंस की यहाँ पर बात हो रही है, 1972 में प्रकाशित हुआ। इसमें देखिए ये तुलसीदास, प्रश्न बना हुआ है, तुलसीदास को आधार बनाकर इस उपन्यास की रचना की गई है। नचायो बहुत गोपाल, महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। खंजन नयन, किससे संबंधित है? सूरदास से संबंधित है, ठीक है, सूरदास को आधार बनाकर उन्होंने रचा है, तो 1981 में प्रकाशित हुआ। करवट पीढ़ियाँ, ये इनके उपन्यास है, जिसके अमृतलाल नागर के। भीष्म सानी की यदि हम बात करें, देखिए इन्होंने झरोका, कड़ियाँ, तमस, कब प्रकाशित हुआ? 1973 में, महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका, ठीक है। वसंती, नीलू, नीलिमा और नीलोफर, ये इनके उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा की यदि हम बात करते हैं तो पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले विश्व चित्र, धूपपल, सामर्थ्य और सीमा, ये इनके उपन्यास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, माणभट्ट की आत्मकथा, महत्वपूर्ण, 1946 में प्रकाशित हुआ। पुनर्नवा 1973 में प्रकाशित हुआ। चारू चंद्रलेखा 1963 में, आनंददास का पोता 1976 में, ये आपको ध्यान में रखना है। राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास देख लेते हैं। जीने के लिए, जय, योध्य, रांगे रागम, मुर्दों का टीला, राई और पर्वत, ये इनके उपन्यास हैं, ठीक है। यशपाल, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच, महत्वपूर्ण उपन्यास। झूठा सच महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1958 में पहला भाग प्रकाशित होता है और 1960 में दूसरा भाग प्रकाशित होता है। मार्कंडे के उपन्यास देख लें। श्यामल का फूल, अग्निबीज, ठीक है। जगदीश चंद्र, महत्वपूर्ण उपन्यासकार, ध्यान देंगे। धरती धन्ना अपना, 1972 में प्रकाशित हुआ। यादों का पहाड़ और मुट्ठीभर कांकर। फणीश्वर नाथ रेणु, तो आपको ध्यान में रखना है, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। और मेला आंचल, महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका, 1954 में प्रकाशित हुआ। परती पर कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, ये इनके उपन्यास हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। धर्मवीर भारती, इनका गुनाहों का देवता, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ प्रेमचंद्र के उपन्यास ही नहीं देखे, बल्कि उनके समकालीन, इसके साथ ही हमने मनोविश्लेषणवादी जितने भी उपन्यासकार थे उनके विषय में हमने चर्चा करी। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है साध्वी सती प्राण अबला को क्या है, हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार माना जाता है। इसके साथ ही देखिए और भी स्त्री उपन्यासकार हुई, महिला उपन्यासकार हुई, कौन कौन सी, जहाँ से प्रश्न बनते हैं आपको ध्यान में रखना। उषा प्रेमवदा के कई बार उपन्यास पूछे गए हैं। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे, ठीक है, हर एक तथ्य आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कृष्णा सोबती, तो यहाँ पर देखिए कृष्णा सोबती के अगर उपन्यासों की बात करें तो मित्रों मरजाने, सूरजमुखी के अंधेरे में, जिंदगी नामा, महत्वपूर्ण उपन्यास, 1979 में प्रकाशित हुआ। मनु भंडारी आपका बंटी, ठीक है, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका। महाभोज 1979 में, ठीक है, तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। प्रभा खेतान पीली आंधी, तालाबंदी, नाशिरा शर्मा 7 नदियां एक समुद्र, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जितनी भी उपन्यासकार रही हैं, कौन महिला उपन्यासकार हैं, इनके उपन्यास कई बार पूछे गए हैं या इनके पूछने की संभावना है, तो ये उपन्यास आपको विशेषकर याद रखने ही रखने हैं। अगर हम बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में पहला दलित साहित्यकार कौन है जिन्होंने पहला उपन्यास लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जयप्रकाश करदम कृत छप्पर को हिंदी दलित साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अन्य जो विद्वान रहे उनके भी देख लेते हैं, ठीक है, जो दलित साहित्यकार रहे जैसे रामजीलाल सायक, इनका बंधन मुक्ति उपन्यास ध्यान देंगे। जयप्रकाश करदम का छप्पर, ये तो पहला उपन्यास माना ही जाता है दलित साहित्य में, 1994 में प्रकाशित हुआ। शमशान का रहस्य, महत्वपूर्ण। प्रेम कपाड़िया, तो माटी की सौगंध, ध्यान देंगे, माटी की सौगंध। जगदीश चंद्र, नरकुंड में वास और घास गोदाम, तो ये आपको उपन्यास ध्यान में रखने हैं, ठीक है, जो दलित साहित्यकारों ने रचे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमने जो महत्वपूर्ण उपन्यास थे प्रेमचंद्र से पूर्व जो उपन्यास रचे गए उनके विषय में चर्चा कर ली। इसके साथ ही हमने यहाँ पर देखिएगा प्रेमचंद्र के उपन्यास जाने, इसके साथ ही हमने आपको प्रेमचंद्र के समकालीन जो उपन्यासकार थे, मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यासकार थे, ठीक है, प्रेमचंद्र के बाद के जो उपन्यासकार थे, तो उनके विषय में हमने चर्चा कर ली है। साथ में हमने देखिए महिला उपन्यासकार और दलित साहित्यकार के जो उपन्यास लिखे गए हैं तो उनके विषय में भी हमने जान लिया, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारे देखिए जो गद्य विधा उपन्यास की है, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे तो वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं अपनी अगली विधा कौन सी है, कहानी। तो आपको ध्यान में रखना है कहानी का यहाँ पर सबसे पहले सामान्य परिचय हम जान लेते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल भारतीय युग से आगे में गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं का विकास और इनमें कहानी महत्वपूर्ण है। अब देखिए कहानी का जो उद्भव है लोक कथा, दंत कथा और धार्मिक आख्यान के रूप में मिलता है।
आप जैसे अपनी दादी नानी से ये स्टोरी सुनते होंगे, है ना, तो वो क्या है, वो कहानी ही तो है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं कि प्रारंभ में जो हिंदी का कथात्मक रूप था वो दंत कथाओं में, जैसे आपने अपनी दादी से कोई कहानी सुन ली, कोई स्टोरी सुन ली, ठीक है, तो वही क्या है, तो वही कहानी थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन बाद में क्या है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या है, ये विधा और विकसित हुई और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद प्रेमचंद ने इसे सशक्त रूप प्रदान किया। अगर हम कहानी की परिभाषा को समझें कि आखिर कहानी है क्या, तो आपको ध्यान में रखना है, कहानी गद्य साहित्य की वह विधा है जो संक्षिप्त रूप में किसी घटना, अनुभव या चरित्र को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि छोटा रूप होता है इसका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप उपन्यास को देखा, उपन्यास का विस्तार है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कहानी क्या है, किसी एक घटना का संक्षिप्त रूप यहाँ पर प्रकट करती है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या है, कथानक, चरित्र, संवाद, वातावरण और शैली के माध्यम से जीवन के यथार्थ का चित्रण होता है। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को उद्घाटित करना भी होता है। यानी कि सिर्फ यहाँ पर मनोरंजन करना ही नहीं होता, बल्कि क्या है, कहानी के जरिए जो बच्चे हैं उनको क्या है, अच्छी शिक्षा प्रदान करना कि आप इस कहानी से क्या सीखते हैं, ठीक है। आप जब देखेंगे 6, 7 या 4th, 5th क्लास के स्टूडेंट होते हैं, तो कहानियों के माध्यम से उन्हें क्या शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया जाता, बल्कि जीवन की गहराई की सच्चाइयों का भी उद्घाटित की जाती है। अब प्रमुख विशेषता संक्षिप्त होती है, यानी कि छोटा रूप होता है कहानी का, एकाग्रता हो, ठीक है, जीवन स्पर्शिता, प्रभावोत्पादक, कहानी पढ़ने में क्या है, पाठक के मन पर गहरी छाप पड़ती है और आपको ऐसी कोई ना कोई स्टोरी याद रहती ही है, ठीक है, कि जब आप उसे पढ़ते हैं, आप खरगोश और कछुए की स्टोरी छोटे पे आपने सुनी होगी, ठीक है, अब वो आपको अब तक याद होगी। तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो क्या है, पाठक के मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं, क्योंकि ये संक्षिप्त भी होती हैं और आसानी से दिमाग में बैठ भी जाती हैं। कथानक और चरित्र चित्रण, तो सीमित कथानक होता है, सशक्त चरित्र यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा विकास क्रम। अब यहाँ पर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद्र युग, ठीक है, इसमें क्या है, कहानियाँ लिखी गई। उसके बाद देखिए प्रेमचंदोत्तर युग, क्योंकि प्रेमचंद्र का जो योगदान रहा है कहानियों में, जिस प्रकार से उपन्यास में इन्होंने जो योगदान दिया, उसी प्रकार से कहानियों में भी इन्होंने देखिए कई विषयों को आधार बनाकर रचनाएं रची, जिसमें देखिए किसान, श्रमिक, स्त्रियां, निर्धन समाज की विसंगतियों को इन्होंने क्या आधार बनाकर अपनी कहानियां रची हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रेमचंद्र के बाद देखिए और कहानीकार आए, जैसे देखिए जयशंकर प्रसाद हो गए, जैनेन्द्र कुमार हो गई, अज्ञे हो गए, यशपाल हो गए, भीष्म साहनी, मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रगतिवादी कहानी की यदि हम बात करते हैं, तो सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। तो देखिए अब प्रगतिवादी कहानी में किस प्रकार की कहानी हमें देखने को मिलेंगी, जो शोषित वर्ग है, मजदूर, किसान और स्त्री, दलित जीवन को प्रमुखता दी गई, इनको आधार बनाकर ये क्या है, कहानियां रची गई। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। प्रमुख कथाकार कौन है, तो देखिए यशपाल, अज्ञे, रांगे राघव, भीष्म साहनी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करते हैं प्रयोगवादी, यानी कि प्रयोगवाद में किस प्रकार की कहानियां हमें देखने को मिलती है, तो इसमें देखिए मनुष्य के भीतर की जो मनोभाव है, जो संवेदना है, जो जटिलता है, ठीक है, जो अकेलेपन की या अस्तित्व संकट की जो भावना है, तो उसको आधार बनाकर क्या है, यहाँ पर कहानियां रची गई। किसमें, प्रयोगवाद में। जिस प्रकार से काव्य की जो विशेषता रही, वही क्या है, कहानी की विशेषता हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नई कहानी आंदोलन ध्यान देंगे आप 1950 के दशक के अंत में। यहाँ पर देखिए अज्ञे, मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा ने क्या इसे आगे बढ़ाया और इन्होंने देखिए तनाव, अकेलापन, पारिवारिक टूटन, मध्यम वर्गीय जीवन की जटिलता को आधार बनाकर क्या है, इन्होंने कहानियां रची। ये आपको ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हम उन्हें जान लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सी, उसके संबंध में कौन कौन से तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं, जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक तरफ तो कहानियाँ हैं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं और तीसरी तरफ क्या है, प्रस्तोता, यानी कि वो विद्वान जिन्होंने क्या है, किसी कहानी को हिंदी साहित्य की पहली कहानी का दर्जा प्रदान किया है। ध्यान देंगे। एक जमींदार का दृष्टांत आपको ध्यान में रखना। 1871 में ये प्रकाशित हुई कहानी किसकी कहानी है, रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी है और राजेंद्र वड़वालिया ने इसे हिंदी साहित्य की पहली कहानी माना है। यहाँ से प्रश्न कई बार बने हुए हैं, इसलिए देखिए हिंदी की पहली कहानी किस विद्वान के अनुसार कौन सी है, ये तथ्य आपको पता होने चाहिए, ठीक है। परिणय 1887 किशोरीलाल गोस्वामी की ये रचना है और इसे बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है, जबकि किशोरीलाल गोस्वामी की ही इंदुमती 1900 में जो प्रकाशित हुई, इसे क्या रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी माना है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित हुई है, माधवराव सप्रे की ये कहानी है और देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी साहित्य की पहली कहानी माना है। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है,
रामचंद्र शुक्ल की ये कहानी है, और लक्ष्मी नारायण लाल ने क्या है इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बात 1904 में प्रकाशित हुई वंग महिला की ये कहानी है। ठीक है, और भवदेव पांडे ने क्या है इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से देखिएगा 1-2 प्रश्न आपके लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, आपको उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने ही रखने हैं कि किस विद्वान ने किस कहानी को हिंदी साहित्य की पहली कहानी माना या फिर पहला उपन्यास माना। तो ये आपको विशेषकर याद रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, चलिए, दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई। आपको देखिए सन भी याद रखनी है कहानियों की। वंग महिला की कहानी और राय कृष्णदास ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। उसने कहा था 1915 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और राजेंद्र यादव ने इसे हिंदी की पहली कहानी घोषित किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कथन देख लेते हैं। तो नामवर सिंह का ये कथन महत्वपूर्ण है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। किसका कथन है? नामवर सिंह का। प्रेमचंद्र क्या बोलते हैं कि कहानी ऐसी रचना जिसमें जीवन के किसी एक अंग या कियाई एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। यहाँ पर इकाई आएगी, आपको ध्यान रखना है, मिसप्रिंट हुआ है। अंग या इकाई एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की बात उसमें मानव जीवन का संपूर्ण बृहत, ध्यान देंगे, सही करेंगे, बृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ी मिसप्रिंट हो गया, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रेमचंद्र से पूर्व जो कहानीकार आए उनकी कहानी आपको ध्यान में रखनी है विशेषकर, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये किस पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, तो ये 1900 में प्रकाशित हुई। ठीक है, गुलबहार 1902 में ये प्रकाशित हुई है, और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई है। भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल 1902 में कहाँ पर प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हैं। गिरिजादत्त बाजपेयी की पंडित और पंडितानी, महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। 1903 में ये प्रकाशित हुई, किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। वंग महिला की यदि हम बात करते हैं, दुलाई वाली, ठीक है, ये इनकी कहानी रही है और ये सरस्वती पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुई है। तो ये आपको पत्रिका भी याद रखनी है, किस सन में कौन सी कहानी प्रकाशित हुई है। ठीक है, और कौन कहानीकार रहे हैं। आपत्तियों का पहाड़, चंद्रलोक की यात्रा, किसकी कहानी? केशव प्रसाद सिंह की। ठीक है, मन की चंचलता, पुरोहित का आत्मत्याग, किसकी कहानी? माधव प्रसाद मिश्र की। एक अशरफी की आत्मकथा, महत्वपूर्ण है, वेंकटेश नारायण की है। दामोदर राव की आत्मकहानी, महत्वपूर्ण, कार्तिक प्रसाद खत्री की। चंद्रहास का अद्भुत आख्यान, किसकी कहानी? सूर्य नारायण की। तो ये आपको कहानियां याद रखनी है। जितने भी तथ्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किसी को कुछ भी डाउट रहता है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा प्रेमचंद्र और प्रसाद के युग में कौन कौन सी कहानियां हमें देखने को मिली। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रेमचंद्र की कहानियों को हम चर्चा कर लें। यहाँ पर हम कहानी संग्रह देखेंगे। तो यहाँ पर कहानी संग्रह किसके दिए गए? प्रेमचंद्र के। आपको ध्यान में रखने, सप्त सरोज 1917 में प्रकाशित हुआ, नवनिधि 1917 में, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रश्न 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा किसकी रचना है? किसके कहानी संग्रह है? तो प्रेमचंद्र के कहानी संग्रह, आपको ध्यान में रखना है। प्रेम तीर्थ 1928, 5 फूल 1929, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930, और कफन आपको ध्यान में रखना है, कफन इनकी कहानी भी है और कहानी संग्रह भी, जो 1936 में प्रकाशित हुआ। तो आपको इनके कहानी संग्रह याद रखने हैं, किसके? मुंशी प्रेमचंद के। ठीक है, चलिए अब देखिएगा प्रेमचंद की कुछ प्रमुख कहानियां भी हम देख लेते हैं कि इनकी जो प्रथम उर्दू कहानी, ध्यान देंगे, पहली इनकी उर्दू कहानी कौन सी? संसार का सबसे अनमोल रतन 1907 को माना जाता है। ठीक है, सोजे वतन, ध्यान देंगे, सोजे वतन प्रथम उर्दू कहानी संग्रह है इनका, जिसमें संकलित कहानियों के शीर्षक आपको ध्यान में रखने, 5 कहानियां इसमें संकलित हैं और प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। सबसे पहले देखिए दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, सांसारिक प्रेम या देश प्रेम, जिसे देखिए हुब्बे वतन भी बोला है, सिले मातम यानी कि शोक का पुरस्कार। तो ये आपको देखिए 5 कहानियां याद रखनी है, सोजे वतन उर्दू कहानी संग्रह में संकलित है, किसकी? प्रेमचंद्र की। ठीक है, तो ये आपको तथ्य याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे चलते हैं। इसके तरफ देखिए इनकी और भी कहानी जो आपको ध्यान में रखनी है, बड़े घर की बेटी 1910 में प्रकाशित हुई और हिंदी में लिखी, ये प्रेमचंद्र के नाम से लिखी ये पहली कहानी मानी जाती है। ध्यान देंगे, प्रेमचंद्र के नाम से लिखी ये पहली कहानी मानी जाती है, बड़े घर की बेटी। ठीक है,
और हमने आपको बताया था कि इन्हें प्रेमचंद्र नाम किसने दिया, इनका पहला नाम क्या था, धनपत राय था। और प्रेमचंद्र नाम किसने दिया, दयानारायण निगम ने इन्हें प्रेमचंद्र नाम दिया था। और प्रेमचंद्र नाम से इनकी पहली कहानी कौन सी देखने को मिलती है, बड़े घर की बेटी, जो 1910 में प्रकाशित हुई थी। नमक का दरोगा 1913 में प्रकाशित है। सौत, इसको क्या है, हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, यानी किसकी, प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी इसे माना जाता है, किसी सौत को, 1915 में प्रकाशित हुई है। पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह ने क्या है, इस कहानी को प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी माना, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जितने भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं आपको ध्यान में रखने हैं। आत्माराम 1920 में प्रकाशित, शतरंज का खिलाड़ी 1925, मंत्र 1928, महत्वपूर्ण कहानी याद रखेंगे। इस्तीफा 1928 में प्रकाशित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पूस की रात 1930 में प्रकाशित, बड़े भाई साहब 1934 में, नशा 1934 में, ये आपको ध्यान में रखना है, कफन 1936 में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह की। तो यहाँ पर देखिए इनका सीरियल से लगाने को कहानी संग्रह दे दिए जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। छाया 1912 में प्रकाशित हुआ इनका कहानी संग्रह, किसका, जयशंकर प्रसाद का। प्रतिध्वनि 1926 में प्रकाशित हुआ। आकाशदीप इनकी देखिए कहानी भी है और कहानी संग्रह भी, ठीक है, किसका, जयशंकर प्रसाद का, 1928 में प्रकाशित हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। आंधी 1931 में प्रकाशित हुआ है और इंद्रजाल 1936 में, ठीक। इसके तरह देखिए जयशंकर प्रसाद की और कहानी हम देख लेते हैं। तो ग्राम इनकी पहली कहानी मानी जाती है, जो कि 1911 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, इंदु पत्रिका में। इसके साथ देखिए देवदासी, देवव्रत, संदेश, ब्राह्म चिन्ह, मधुआ, महत्वपूर्ण, आकाशदीप, तो देखिए आकाशदीप की कहानी भी है और कहानी संग्रह भी। पुरस्कार, गुंडा, ये इनकी कहानियां, किसकी, जयशंकर प्रसाद की। आपको देखिए जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह के जो सन है, ठीक है, आपको सीरियल वाइज याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है कि छाया पहले प्रकाशित हुई थी या प्रतिध्वनि। तो छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1928 में, आंधी 1931 में और इंद्रजाल 1936 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए नई कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न देखिए बनेगा, आपको ध्यान में रखना है। कोई भी तथ्य यहाँ पर देखिए आपको इतना नहीं कराया जा रहा, हर तथ्य देखिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं नई कहानी, 1954 में ये आंदोलन चला और इसके प्रवर्तक कौन है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, ध्यान देंगे। अब कहानी 1960 में और इसके प्रवर्तक कौन थे, गंगा प्रसाद विमल, ध्यान देंगे। सचेतन कहानी 1964 ईस्वी, आधार पत्रिका किससे संबंधित है, सचेतन कहानी से, महीप सिंह क्या इसके प्रवर्तक हैं। सहज कहानी की यदि हम बात करते हैं 1968 में ये देखने को मिलती है, ठीक है, ये आंदोलन चलते हैं। और नई कहानियाँ ये पत्रिका है, इसके प्रवर्तक कौन है, अमृत राय। समांतर कहानी 1972 ईस्वी, शारिका पत्रिका आपको किससे संबंधित है, कमलेश्वर संबंधित है, आपको ध्यान में रखनी है। सक्रिय कहानी 1979 ईस्वी, पत्रिका कौन सी, मंच, और राकेश वत्स क्या है इसके प्रवर्तक हैं। आपको ध्यान में रखना है किस कहानी आंदोलन कौन से प्रवर्तक हैं और किस सन के हैं, ठीक है, यानी कि किस सन में ये आंदोलन चलाए गए, तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है। जनवादी कहानी 1982 में चला, ठीक है, और जनवादी लेखक संघ के अंतर्गत जितने भी कहानीकार आए, जितने भी विद्वान आए, वो किसके प्रवर्तक रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नई कहानी का जो आंदोलन देखने को मिला किस ईस्वी में मिला, 1954 में, कहानी का 1960 में, सचेतन का 1964 में, सहज का 1968 में, समांतर का 1972 में, सक्रिय का 1979 में, जनवादी का 1982 में। इसके साथ ही आपको इनके प्रवर्तक भी याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ कहानियां हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण। तो यशपाल की देखिए पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, जैनेन्द्र कुमार की फांसी, महत्वपूर्ण, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, जयचंदी, ठीक है। अज्ञ की विपत्तिका, महत्वपूर्ण, परंपरा, कोठरी की बात, जयदो, शरणार्थी, भीष्मशानी, भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, वांगशु, महत्वपूर्ण कहानी किसकी, भीष्मशानी की। मुक्तिबोध, काठ का सपना, महत्वपूर्ण, ये आपको इनकी याद रखनी है, मुक्तिबोध की। सदैव से उठता आदमी, फणीश्वरनाथ रेणु, तो इनकी भी आपको कहानियां याद रखनी है। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, ठीक है। हरिशंकर परसाई, भोला राम का जीव, महत्वपूर्ण कहानी, आपको ध्यान में रखना है और ये व्यंग शैली में रची गई है। अमरकांत, जिंदगी और जोंक, कुहासा, महत्वपूर्ण कहानियां आपको ध्यान में रखनी है। कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया, ये कई बार पूछी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। खोई हुई दिशाएं, परिंदे किसकी कहानी है, निर्मल वर्मा की, ये भी महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है। कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे में, महत्वपूर्ण है, ठीक है। मनु भंडारी, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये कहानियां इनकी पूछी गई हैं, ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखनी है। बिखरे मोती और उन्मादिनी। ओम प्रकाश वाल्मीकि, 25 चौका 150, सलाम छतरी, महत्वपूर्ण कहानी। मोहनदास नैमिषराय, आवाजें अपना गांव, कर्ज, सतीश, बचनवध, सुशीला, टकभरे,
तो इनकी देखिए शिलिया, टूटता वहम। तो यहाँ पर देखिए जितने भी महत्वपूर्ण कहानीकार हैं उन कहानीकारों के विषय में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, अब देखिए अगली जो हमारी विधा आ रही है नाटक विधा। तो आपको ध्यान में रखना है नाटक विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको भी हम देख लेते हैं। तो नाटक साहित्य की वह विधा है जिसमें कथा की प्रस्तुतिकरण संवाद और अभिनय के माध्यम से होता है। आप टीवी सीरियल देखते हो ना, तो वो नाटक विधा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाटक केवल पढ़ने के लिए नहीं होता बल्कि उनका क्या मंचन भी होता है। ठीक है, जैसे आप टीवी सीरियल वगैरह देखते हो तो उसमें देखिए किस प्रकार से स्टोरी चलती है, तो अलग अलग स्टोरी होती है हर नाटक के। तो वही बात है कि इसमें सिर्फ देखिए स्टोरी पढ़ना नहीं होता बल्कि क्या इसमें संवाद होते हैं। हर एक पात्र क्या है, हर एक कैरेक्टर क्या है, अपना रोल प्ले करता है। तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है। अब नाटक की विशेषता क्या है, तो देखिए संवाद प्रदान होते हैं, सीधी सी बात है। कथा क्या संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती है। अभिनय युग यानी कि इसमें नाटक किया जाता है, अभिनय किया जाता है। नाटकीयता के गुण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए संघर्ष, भावनाएं, हास्य, करुण, ये सारे दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। समूह कला ये किसी एक के द्वारा नहीं होती बल्कि देखिए जो नाटक है इसमें देखिए स्टोरी भी लिखी जाती है, निर्देशक भी होते हैं। ठीक है, और अभिनेता भी होते हैं, अभिनेत्री भी होती हैं, संगीतकार भी होते हैं, मंच सज्जा भी होती है। तो वो पूरी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप कनेक्ट करेंगे जो आप टीवी सीरियल जितने भी आप देखते हैं उनसे। ठीक है, तो वो नाटक ही है, नाटक विधा है वो। काल सीमा, हर एक नाटक की एक सीमा होती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान में रखना है नाटक के अंग। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अंग बताए, महत्वपूर्ण है। देखिए बीज, बीज किसको बोला, कथा का आरंभ। बिंदु किसको बोला, घटनाओं की प्रगति। पताका या फिर बोले उपकथाएं, जो क्या है नाटक के साथ एक अलग स्टोरी चलती रहती हैं। आप देखते हैं ना, आप कोई भी नाटक सीरियल देख रहे हैं तो उसमें देखिए जितने भी फैमिली के मेंबर होते हैं उनकी हर किसी की एक अलग स्टोरी होती है, तो बीच बीच में क्या है उनकी भी स्टोरी चलती रहती है, तो वो क्या है उपकथाएं कहलाएंगी। प्रकृति या संगठन, मुख्य कथा का विकास, फलन, कथा का परिणाम, निष्कर्ष। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाटक के इन्होंने कितने प्रकार बताए थे, तो इनके प्रकार हम देख लें। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने 5 प्रकार देखने को मिलते हैं नाटक के प्रकार। कौन कौन से, त्रासदी, जहाँ पर क्या है ट्रेजेडी देखने को मिले। करुण नाटक यानी दुखांत नाटक जैसे ध्रुव स्वामिनी। कॉमेडी जो हंसी दिलाए। ठीक है, इतिहास आधारित नाटक जैसे ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन हो जिसमें। तो जब आप चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इन नाटकों को पढ़ते हैं तो आपको क्या है ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए सामाजिक नाटक जो समाज की समस्याओं को आधार बनाकर लिखे जाते हैं जैसे आधे अधूरे। ठीक है, धार्मिक नाटक जो धार्मिक कथाओं पर आधारित हैं। ठीक है, या फिर जो धार्मिक विसंगतियां जिनमें देखने को मिलती हैं, तो वो नाटक इसके अंतर्गत आएंगे। प्रमुख नाटककार कौन कौन है आपको पता ही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो आपको इनके नाटक भी याद रखने हैं। अगर बात करें हम नाटक के विषय में, तो नाटक वह साहित्यिक विधा है जो पढ़ने और मंचन दोनों के लिए होती है, जिसमें पात्रों के संवाद और अभिनय के माध्यम से कथा प्रस्तुत की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नाटक के तत्व कौन कौन से हैं, तो भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार यदि आप देखेंगे तो नाटक के 3 ही तत्व बताएं। ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, कि भारत के साहित्य शास्त्र के अनुसार आप यदि आप देखते हैं तो नाटक के 3 ही जो तत्व हैं वो बताए गए हैं, वस्तु, ठीक है, पात्र यानी कि नेता, और रस। लेकिन पाश्चात्य जो साहित्य शास्त्र है तो उसके अनुसार देखिए इसके 6 तत्व बताए गए नाटक के। कौन कौन से आपको ध्यान में रखने, कितने, 6। वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, उद्देश्य और शैली। ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र के अनुसार नाटक के कितने तत्व हैं और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र के अनुसार नाटक के कितने तत्व हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लें कि हिंदी रंगमंच का प्रारंभ देखिए 1853 ईस्वी में नेपाल के भटगांव में अभिनीत किया गया था विद्या विलाप से। ठीक है, यानी कि जो हिंदी रंगमंच का जो प्रारंभ है 1853 में नेपाल के भटगांव में जो विद्या विलाप जो नाटक है वो खेला गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी रंगमंच के विकास में देखिए इप्टा की आपको फुल फॉर्म याद में रखनी है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इसकी जो स्थापना है कब हुई है आपको ध्यान में रखनी है, 25 मई 1943 में क्या इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए हिंदी में क्या जो लोक नाट्य रंगमंच है तो उनके भी रूप आपको याद रखने, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो देखिए रासलीला, रामलीला, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश की है। माच और ख्याल कहाँ की है, मालवा राजस्थान। भगत तो देखिए आगरा, हाथरस, स्वांग हरियाणा में प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कि हरियाणा से इसका संबंध है। तमाशा महाराष्ट्र से, आपको ध्यान में रखना है। जात्रा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा से। भवई ये कहाँ खेला जाता है, गुजरात, राजस्थान में। यक्षगान दक्षिण भारत में। नाचा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों में खेला जाता है। भांड और जसिन कश्मीर में खेला जाता है। अंकिया असम में। विदेशिया पूर्वांचली बिहार में। ठीक है,
करियला हिमाचल प्रदेश में, थेरकथु तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सभी आपके देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मुदियत्तु केरला में, कृष्णअट्टम केरल में, ठीक है, तो ये खेले जाते हैं लोक नाटक। कुडियट्टम केरल में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नुक्कड़ नाटक तो आपको ध्यान में रखना 1975 से 1984 के दशक में एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया। सफदर हाशमी, राधा कृष्ण साय, विभू कुमार, असगर वजाहत, स्वयं प्रकाश, राजेश कुमार आदि ने नुक्कड़ नाटक की सक्रिय भूमिका निभाई। अब देखिए नुक्कड़ नाटक क्या होते हैं, आप देखते होंगे जो नुक्कड़ पे नाटक खेले जाते हैं, ठीक है, उन्हें नुक्कड़ नाटक कहा गया है। जैसे हमें समाज को कोई मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी मैसेज हो, जैसे स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कोई नाटक खेलें, गांव में जाकर एक नुक्कड़ पर, बीच चौक पर जाकर कोई नाटक खेला जाए तो वो नुक्कड़ नाटक कहलाया जाएगा, जनता को जागरूक करने के लिए, ठीक है। तो जो नाटक खेले जाते हैं वो नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जितने भी पात्र होते हैं वो एक चौक पर जाते हैं और वहाँ पर खुले मंच पर, ठीक है, खुले मंच पर क्या अभिनय करते हैं, तो वो नुक्कड़ नाटक की श्रेणी में आते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लोक नाट्य है इनका संबंध किससे है, तो उनके विषय में हमने जान लिया। इसके साथ ही नुक्कड़ नाटक के विषय में चर्चा करी। अब हम बात करेंगे कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है इसके, और किस विद्वान ने हिंदी के कौन से नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए गैर सुकुमार अपभ्रंश ये भाषा में लिखा गया है नाटक, ठीक है। नाटककार कौन है, दहलड़ है, और डॉक्टर दशरथ ओझा ने से हिंदी का पहला नाटक घोषित किया है। गौरक्ष विजय मैथिली भाषा में लिखा गया, विद्यापति का नाटक गणपति चंद्र ने से पहला नाटक माना है। आनंद रघुनंदन ब्रज भाषा में रचा गया है, और महाराजा विश्वनाथ सिंह इसके रचनाकार हैं, और रामचंद्र शुक्ल बच्चन सिंह ने से हिंदी का पहला नाटक घोषित किया है। नहुस ब्रजभाषा में रचा गया है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास का ये नाटक है, ठीक है। ये किसके पिताजी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या है, नहुस को हिंदी का पहला नाटक माना है। ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए प्रसाद से पूर्व युग के नाटककार कौन थे, तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो देखिए प्रश्न कैसे बन जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो मौलिक नाटक वो होते हैं जो स्वयं विद्वान ने लिखे हैं, स्वयं लेखक ने लिखे हैं, और अनुदित नाटक वो होते हैं जब क्या है कोई रचनाकार किसी दूसरे की रचना का अनुवाद करता है। मान लीजिए किसी ने बंगला में कोई नाटक लिखा है, उसका क्या है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या है हिंदी भाषा में अनुवाद कर दिया, तो वो अनुदित नाटक कहलाएगा, ठीक है। मौलिक नाटक वो नाटक है जो क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र की दिमाग की उपज है, ठीक है, उन्होंने कहीं से नहीं लिए, तो वो नाटक। तो आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक कौन से, तो वैदिक की हिंसा न भवती 1873 में प्रकाशित हुआ, और ये प्रहसन शैली में लिखा गया। आपको शैली भी याद रखनी है। विशेष्य विषमोषधम 1876 में प्रकाशित है, एक पात्रीय नाटक, ये भाट श्रेणी में लिखा गया है। प्रेम जोगनी 1875 में प्रकाशित हुआ, 4 अंकों की ये नाटिका है, ठीक है। चंद्रावली 1876 में प्रकाशित है, नाटिका शैली में लिखा गया है। भारत दूरदर्शन महत्वपूर्ण 1880 में प्रकाशित, और ये राशक नाटक लास्य रूपक शैली में देखने को मिलता है। नील देवी की यदि हम बात करते हैं 1881 में ये प्रकाशित है, और गीति रूपक शैली में लिखा गया है। अंधेर नगरी की यदि हम बात करें तो 1881 में प्रकाशित है, और प्रहसन शैली में ये लिखा गया है। सती प्रताप पौराणिक नाटक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। अब हम अनुदित नाटक की बात करने वाले हैं, और किस शैली में इन्होंने रचा ये भी आपको ध्यान में। अनुदित नाटक क्या किसी और के नाटक है, इसका सिर्फ क्या है इन्होंने अनुवाद किया है हिंदी में, ठीक है। तो रत्नावली 1868 में प्रकाशित नाटिका शैली में लिखा गया है। विद्या सुंदर 1868 में प्रकाशित नाटक शैली में लिखा गया है। पाखंड विडम्बन 1872 में प्रकाशित रूपक शैली में लिखा गया है। धनंजय विजय 1873 में प्रकाशित व्यायुक्त शैली में लिखा गया है। मुद्रा राक्षस 1878 में प्रकाशित नाटक शैली में लिखा गया है। दुर्लभ बंधु 1880 में प्रकाशित नाटक शैली में लिखा गया है। कपूर मंदिर 1875 में षट्टक शैली में लिखा गया है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में नाटक शैली ने, और भारत जननी महत्वपूर्ण ये प्रश्न बना है कि आप्य शैली में, ठीक है, कौन सा जो नाटक रचा गया, तो अनुदित नाटक है भारत जननी 1877 में प्रकाशित हुआ। लघुनाथ या आपेय या अपेरा शैली, ठीक है, ओपेरा शैली बोलने, ओपेरा शैली, तो ये रचा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। मौलिक और अनुदित नाटक आपको विशेषकर याद होने चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की, यहाँ से प्रश्न आपका लगेगा ही लगेगा। चलिए इसके बाद देखिए भारतेंदु मंडल के और भी नाटककार रहे, उनके भी नाटक देख लेते हैं। तो अंबिका दत्त व्यास का ललिता, भारत सौभाग्य ध्यान देंगे आप, इनके नाटक हैं। ऊषा हरण 1892 में देखने को मिलता है, किसका, कार्तिक प्रसाद खत्री का। अयोध्या प्रसाद सिंह हरिओ तो प्रद्युमन विजय 1893 में प्रकाशित हुआ। रुक्मणी 1894 में। श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, पहला चरित्र, तप्ता सम्रण, आपको सन ध्यान में रखनी है इन सभी की, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर, ये कई बार पूछा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बृहन लला आचार्य विडम्बन, किसका है, बालकृष्ण भट्ट का।
देवकीनंदन खत्री का देखिए नाटक सीताहरण 1876 में प्रकाशित, रामलीला 1879 में प्रकाशित। किशोरीलाल गोस्वामी प्रणयिनी परिणय 1890, मयंक मंजी 1891, राधा कृष्णदास दुखनीवाला पद्मावती महाराणा प्रताप। ध्यान देंगे राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुंह मुहासे तनमन गोसाई को अर्पण, देवकीनंदन त्रिपाठी भारत हरण महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है विजयानंद त्रिपाठी महा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी तो किसका हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो गया, लेकिन महा अंधेर नगरी किसका, विजयानंद त्रिपाठी का 1893 में प्रकाशित हुआ। ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का ये नाटक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। कली कोतक रूपक किसका नाटक है, तो ये नाटक है प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रसाद युग की। तो जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन से नाटक रचे हैं उनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक देखते हैं, सज्जन 1910 में प्रकाशित हुआ, कल्याणी परिणय 1912 में। करुड़ालय की यदि हम बात करते हैं सन 1912 में प्रकाशित हुआ। इसमें देखिए अमित्राक्षर और अलिल छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यह गीति नाट्य भी बोला गया है, जो पहले क्या है किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आपको अलग से जो फैक्ट रखे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो आपको विशेषकर याद करने ही करने हैं। ठीक है, प्रायश्चित की यदि हम बात करें 1913 में प्रकाशित हुआ, राजश्री 1915 में, विशाख 1921 में, अजात शत्रु 1922 में, कामना तो 1927 में ये प्रकाशित हुआ। और यह क्या है, संस्कृति प्रधान नाटक है, जबकि अन्य नाटक क्या है इनके चरित्र प्रधान रहे थे। सिर्फ कामना ही है संस्कृति प्रधान नाटक कहलाता है। और इसे रमेश चंद्र शाह ने कामायनी का पूर्व राग कहा है। महत्वपूर्ण तथ्य किसे बोला है इन्होंने, कामना को रमेश चंद्र शाह ने कामायनी का पूर्व राग बोला है। स्कंदगुप्त 1928 में प्रकाशित हुआ, एक घूंट 1930 में प्रकाशित हुआ, और आनंदवादी दर्शन का ही व्यवहार के रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित, ध्रुव स्वामी 1933 में प्रकाशित। ये कुछ महत्वपूर्ण नाटक थे किसके, जयशंकर प्रसाद के, आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए प्रसाद युगीन जो अन्य महत्वपूर्ण नाटककार थे, यानी कि प्रसाद के समकालीन नाटककार थे, जैसे प्रेमचंद्र, तो देखिए संग्राम आपको ध्यान में रखना है, इनका नाटक 1922 में, करबला 1928 में। ठीक है, मैथिली गुप्त का तिलोत्तमा ये पूछा गया है, 1916 में प्रकाशित हुआ। अनक देखिए 1925 में प्रकाशित हुआ। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध 1918 में प्रकाशित हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग नाटक है, 1929 में प्रकाशित हुआ, अमर सिंह राठौर। ठीक है, रामवृक्ष बैनीपुरी का अम्बपाली महत्वपूर्ण नाटक, हरिकृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन ये भी आपको ध्यान में रखना, 1934 में प्रकाशित हुआ। पाताल विजय प्रतिशोध, गोविंद वल्लभ पंत का कंजूस की खोपड़ी वरमाला, अंगूर की बेटी, अंबिका दत्त व्यास का स्वीय स्वयंवर नाटक, किशोरीदास वाजपेयी का सुदामा, पांडे वेचन शर्मा उग्र का चुम्बन डिक्टेटर महात्मा ईशा। ठीक है, तो ये कुछ प्रसाद के समकालीन ही नाटक कर रहे थे, तो उनके भी नाटक हमने यहाँ पर जान लिए हैं। अब जिन्होंने देखिए समस्या प्रधान नाटक लिखे, यानी कि किसी भी समस्या को, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, तो समस्या प्रधान जिन्होंने नाटक लिखे हैं, तो उन नाटककारों को भी जान लेते हैं। जैसे सेठ गोविंद दास, विकास, सेवा पथ, प्रकाश, गरीबी और अमीरी, ये इनके नाटक हैं। हरिकृष्ण प्रेमी, छाया, बंधन। ठीक है, दोनों का प्रकाशन 1941 में हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, महत्वपूर्ण आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली और आधी रात, ये महत्वपूर्ण नाटक हैं, आपको ध्यान में रखना है लक्ष्मी नारायण मिश्र के। उपेंद्र नाथ अश्क, ये भी आपको ध्यान में रखना। लक्ष्मी का स्वागत कई बार पूछा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वर्ग की झलक, कैद, उड़ान और अंजोदीरी महत्वपूर्ण। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं नाटक इसके, उपेंद्र नाथ अश्क के। विनोद रस्तोगी, नए हाथ। ठीक है, तो ये नाटक आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं जिन्होंने क्या राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो धारा है उसको आधार बनाकर जिन्होंने नाटक रचे, यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति को आधार बनाकर जिन्होंने नाटक रचे, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटककारों को भी हम जान लेते हैं। जैसे उदय शंकर भट्ट, राधा, मुक्तिपद, शक विजय, अश्वत्थामा, हरिकृष्ण प्रेमी का स्वप्न भंग, आहुति, रक्तदान महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, राष्ट्र प्रेम और संस्कृति हमें देखने को मिल रही है। तो ये नाटककार क्या है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाटककार के अंतर्गत आएंगे। लक्ष्मी नारायण मिश्र का अशोक, गरुड़ध्वज, वत्सराज, काल विजय, वृंदावन लाल वर्मा, झांसी की रानी, कश्मीर का कांटा, रामकुमार वर्मा, कौमुदी महोत्सव, ध्यान देंगे। विजय पर्व, रांगे राघव का स्वर्ग भूमि का यात्री। ठीक है, स्वर्ग भूमि का यात्री, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए भुवनेश्वर का लघु नाटक ऊषर सन 1938 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य है, ये आपको ध्यान में रखना है भुवनेश्वर संबंध में। भुवनेश्वर का जो लघु नाटक है ऊषर सन 1938 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था हंस पत्रिका में प्रकाशित। इस नाटक के प्रकाशन से आधुनिकता बोध का आरंभ माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है।
कि ऐसा कौन सा नाटक है जिससे क्या है मैं हिंदी साहित्य में आधुनिकता बोध का आरंभ देखने को मिलता है। तो वो कौन से नाटककार हैं, भुवनेश्वर है, उनका कौन सा नाटक है, ऊषा। ये आपको ध्यान में रखना है। भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े महत्वपूर्ण 1946 में प्रकाशित हुआ और इसे डॉक्टर मदान ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। ये रामकुमार वर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार कहा है। ठीक है, चलिए बाकी और भी नाटककार हैं, उनके नाटक भी देख लेते हैं, प्रश्न बन जाते हैं। जैसे मोहन राकेश का आषाढ़ का दिन 1958 में प्रकाशित हुआ, लहरों का राज 1963 में, आधे अधूरे महत्वपूर्ण 1969 में, पैर तले जमीन ये अधूरा नाटक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भीष्म साहनी का हानुस, माधवी इनके नाटक हैं। जगदीश चंद्र गुप्त का कौड़ार्क, पहला राजा, शारदिया महत्वपूर्ण नाटक। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी, 8वां सर्ग, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए जितने भी विद्वान आपको अलग से कराए जा रहे हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मनु भंडारी महाभोज, देखिए मनु भंडारी का जो महाभोज था वो उपन्यास भी रचा गया 1979 में। अगर हम बात करते हैं नाटक की, तो नाटक रचा गया 1982 में। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप बोलो कि उपन्यास भी है और नाटक भी। तो हाँ, उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ था और नाटक महाभोज 1982 में प्रकाशित हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिना दीवारों के घर, ठीक है, किसका उपन्यास है, मनु भंडारी का। विदुला गर्ग कितनी कहते हैं, ज्योतिबा फुले का त्रिरत्न नाटक आपको याद, सॉरी जो नाटक है आपको याद रखना है, किसका, ज्योतिबा फुले का। मोहनदास नैमिषारय तो अदालतनामा, हेलो कॉमरेड, 1.5 इंच मुस्कान। ठीक है, 1.5 इंच मुस्कान आपको ध्यान में रखना है मोहनदास नैमिषारय का। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1 इंच मुस्कान, तो ये किसका हो जाएगा, मनु भंडारी का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मनु भंडारी ने जो 1 इंच मुस्कान है ये क्या है, राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है। ये भी तथ्य आपको ध्यान में रखना है। चलिए, स्वामी अच्युतानंद तो राम राज्य न्याय, मायानंद बलिदान ये इनके नाटक हैं। काशीनाथ का घोवास ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए हमने नाटक के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके विषय में चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर निबंध के विषय में। तो निबंध देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य उनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य में निबंध एक महत्वपूर्ण गतिविधा के रूप में विकसित है। निबंध का अर्थ है निबंध लेख, अर्थात किसी विचार विषय का समस्या पर सुविचारित, व्यवस्थित और स्वतंत्र रूप को प्रस्तुत किया गया लेख। यूरोपीय साहित्य विशेषकर अंग्रेजी साहित्य में मॉन्टेन और बैकन को निबंध का जनक माना जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। हिंदी में निबंध का उद्भव अपेक्षाकृत बाद में हुआ, यानी कि जो निबंध है ये कहाँ से आया है, पाश्चात्य शैली से आया है या पाश्चात्य साहित्य से आया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए प्रारंभिक रूप क्या था, तो हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। प्रारंभ में गद्य का प्रयोग धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक विषयों की व्याख्या तक सीमित था। उस समय निबंध का स्वतंत्र स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ था, परंतु गद्य लेखन की प्रवृत्ति निबंध के उद्भव की पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। अब हम देखते हैं जो निबंध का जो प्रयोग है, ठीक है, निबंध विधा यहाँ पर कहाँ पर हमें देखने को मिली है, तो भारतेंदु युग से क्या ये विधा स्टार्ट होती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद देखिए द्विवेदी युग आया, तो द्विवेदी युग में भी निबंधकार हुए, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो द्विवेदी युग में जो निबंध रचे गए वो क्या थे, वैचारिक निबंध लिखे गए। ठीक है, तो ये आपको तथ्य ध्यान में रखना है। चलिए, छायावादोत्तर, तो छायावादोत्तर में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा जैसे विद्वान आए। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए निबंध की जो शैली है विचारात्मक, यानी कि जो विचारवान हो, वैचारिक पृष्ठभूमि पर जो निबंध रचे जाएं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, दार्शनिक, किसी भी विषय पर तार्किक और गंभीरता को प्रस्तुत किया जाता है, तो वो क्या है, विचारात्मक निबंध में आएंगे। साहित्यिक निबंध जिसमें क्या है, कल्पना, भावुकता, साहित्यिक सौंदर्य का समावेश हो, ठीक है, तो वो साहित्यिक निबंध कहलाएंगे। आलोचनात्मक निबंध तो वो निबंध होते हैं जिनमें किसी साहित्य, लेखक या कला की समीक्षा का मूल्यांकन किया जाता है और आलोचनात्मक दृष्टि होती है। आलोचना का तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ क्या है आपकी बुराई की जाए, नहीं, आलोचनात्मक का अगर हम विस्तार से अर्थ जानेंगे तो आलोचना में क्या होता है, आपके सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे मान लीजिए कोई भी कवि है, कोई भी विद्वान है, उसी ने किसी कवि को लिया, किसी लेखक को लिया, तो वो उसकी सिर्फ बुराइयां ही नहीं दिखाएगा, बल्कि उनकी जो प्रशंसा है, जो उन्होंने कार्य अच्छा किया है साहित्य में, तो उसको भी दिखाएगा। तो विस्तार से यदि हम आलोचना का अर्थ जाने तो उसमें देखिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वो आलोचनात्मक निबंध कहलाएगा। वैज्ञानिक जो विज्ञान और तकनीक से जुड़े हुए विषयों पर लिखे जाते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति पर लिखे जाते हैं, वैज्ञानिक निबंध कहलाएंगे। वर्णनात्मक जो किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का विस्तार से वर्णन करें, तो वो कैसे निबंध हो जाएंगे, वर्णनात्मक निबंध कहलाएंगे। ठीक है, संस्मरणात्मक निबंध, तो संस्मरणात्मक निबंध कैसे होते हैं, जब लेखक क्या है अपने जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं तो उनको याद कर उनको लिखे। ठीक
ठीक है। तो वो क्या है, संस्मरणात्मक निबंध कहलाते हैं। व्यंग्यात्मक, तो व्यंग्यात्मक कैसे, व्यंग किया जाए, जैसे समाज में कोई भी विसंगति है, कोई भी समस्या है, ठीक है, कुरीतियाँ हैं, राजनीतिक जितने भी दांव पेश किए जाते हैं, उसको व्यंग जब किया जाता है तो व्यंग की जो भाषा होती है कैसी होती है, तीखी, चुटीली और हास्य रस से मिश्रित होती है। और इसमें देखिए हरिशंकर प्रसाद, शरद जोशी को महारत हासिल है। तो ये व्यंग शैली के रचनाकार कहे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रबंध निबंध कैसे होते हैं, किसी विषय का व्यवस्थित, गहन और विस्तृत विवेचन किया जाए तो वो प्रबंध निबंध की शैली में आएंगे। तो आपको देखिए निबंध की शैली भी याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है और किस विद्वान ने किसे माना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं सदाशुकलाल की, तो इनका सुरासुर निर्णय, इसे किसने माना, हिंदी का पहला निबंध विश्वनाथ एम.ए. ने माना है। बालकृष्ण भट्ट को क्या है, हिंदी का पहला निबंध का किसने माना, लक्ष्मी सागर ने माना है। और शिव प्रसाद सितारे हिंद को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला निबंधकार माना है। कौन सा निबंध है, राजा भोज का सपना, महत्वपूर्ण। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पहला निबंधकार किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रामचंद्र शुक्ल से पहले जितने भी निबंधकार आए, ठीक है, तो उनके कौन कौन से निबंध हैं, उनसे संबंध में क्या तथ्य, उनको जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बालकृष्ण भट्ट, तो इनके निबंध आपको विशेषकर याद रखनी है, जैसे देवताओं से हमारी बातचीत, राजा और प्रजा, संसार, महानाटकशाला, कल्पना, मेला ठेला, अंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, साहित्य जन समूह का के हृदय का विकास, महत्वपूर्ण निबंध आपको ध्यान में रखना है। एक अनोखा स्वप्न, काल चक्र का चक्र, ईश्वर भी क्या ठटोल है, भिक्षावृत्ति, ये किसके निबंध है, ये बालकृष्ण भट्ट के निबंध है। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को देखिए हिंदी का स्टील बोला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध है, जो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध देख लेते तो होली, त्योहार, मणिकर्णिका, बादशाह दर्पण, तदीय सर्वस्व, वसंत, अंग्रेज शोध, श्रुति रहस्य, कंकर शोध, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, अपव्यय, ये किसके निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की यदि हम बात करते तो कविता में उनका संस्कार और गद्य में विचार, ये किसके विषय में बोला है, इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में बोला है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतापनारायण मिश्र के देखिए धोखा, दांत, बालक, आप, बात, खुशामद, भौ, नारी, समझदार की मौत, होली है, जुआ, ये आपको निबंध ध्यान में रखने हैं। और प्रतापनारायण मिश्र के निबंधों का पहला संकलन देखिए निबंध नवनीत के नाम से प्रकाशित हुआ था, ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, नेशनल कांग्रेस की दूरदर्शा, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके निबंधन दिल्ली दरबार में मित्र के मंडली के यार, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई, डिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा, महत्वपूर्ण निबंध आपको ध्यान में रखना किसका, राधाचरण गोस्वामी का। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व तो किसे कहते, खुशामद, ये किसका निबंध है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का। लाला श्रीनिवास दास, तो इनका देखिएगा भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण, ये किसके निबंध है, लाला श्रीनिवास दास के, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्विवेदी युगीन के प्रमुख निबंधकार, उनके निबंध कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में जान लेते हैं, उन्होंने कौन से निबंध लिखे। तो संपत्ति शास्त्र, संग रंजन, लेखांजलि, कालिदास के समय का भारत, कवि और कविता, महाकवि का माग, महत्वपूर्ण उपन्यास, रहस्य, आगरे की साई इमारतें, ये इनके निबंध हैं किसके, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने क्या है, बातों का संग्रह कहा है, ये आपके लिए तथ्य महत्वपूर्ण है, ठीक है। काशी नागरी प्रचारी सभा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य सेवा से प्रभावित होकर आचार्य की उपाधि प्रदान करी, तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। बाल मुकुंद गुप्त, तो शिव समूह के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, इनके महत्वपूर्ण निबंध है। और बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों की आत्मा भारतेंदु युगीन है, तो सरित द्विवेदी युगीन, किसने बोला है, ये बोला है रामचंद्र शुक्ल ने, ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। शिव समूह के चिट्ठे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य कि शिव समूह के चिट्ठे में किस गवर्नर जनरल को संबोधित किया गया, तो लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया गया है, ठीक है। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध आपको ध्यान में रखने हैं, 6 निबंध हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी, प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के निबंध कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुंठा, अमंगल के स्थान, मिश्रबंधु, पुष्पांजलि, सुमनांजलि, श्याम सुंदर दास, साहित्य की विशेषता, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, साहित्य लोचन, तो ये इनके महत्वपूर्ण निबंध आपको ध्यान में रखने हैं। पदम सिंह शर्मा के निबंध देखें, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, पदम राग, महत्वपूर्ण, ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं शुक्ल युग की। अगर हम शुक्ल युग की यदि बात करें तो इसमें देखिएगा रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चिंतामणि आपको ध्यान में रखना है, चिंतामणि जो रचना है किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है।
और चिंतामणि क्या है, 4 भागों में प्रकाशित है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है, आपको ध्यान में रखना है कि रामचंद्र शुक्ल की जो चिंतामणि भाग 1 है कब प्रकाशित हुआ है, 1939 में प्रकाशित हुआ। और कौन इसके संपादक रहे, रामचंद्र शुक्ल रहे। चिंतामणि 2 भाग कब प्रकाशित हुआ, निबंध संग्रह, आपको ध्यान में रखना है ये, तो ये 1945 में प्रकाशित हुआ। संपादक कौन थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न बने हैं यहाँ से, ठीक है, याद रखेंगे। चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन कब हुआ, 1983 में हुआ। और इसके प्रकाशक या फिर बोले संपादक कौन रहे हैं, नामवर सिंह रहे हैं। चिंतामणि 4, ठीक है, जो भाग 4 है वो कब प्रकाशित हुआ, 2004 में प्रकाशित हुआ। और इसके संपादक कौन रहे हैं, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह इसके संपादक रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि किस भाग में कितने निबंध हैं। ठीक है, तो ये भी तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण निबंध है उनको हम देख लेते हैं। चिंतामणि भाग 1 में देखिए भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और गिलानी, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण, उक्ति, वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें चिंतामणि भाग 2 में, तो इसमें देखिए 3 निबंध हमें देखने को मिलते हैं। कई बार ये प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको बता ही दिया कि 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। पहले भाग के संपादक रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। अगर हम बात करें द्वितीय भाग की, तो द्वितीय भाग के जो संपादक हैं, ठीक है, वो कौन रहे हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, नामवर सिंह चिंतामणि भाग 3 के प्रकाशक रहे हैं या संपादक रहे हैं। और चिंतामणि भाग 4 के जो प्रकाशक कौन है, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। ये आपके लिए तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाबू गुलराब राय के निबंध भी देख लेते हैं। ठलुआ क्लब महत्वपूर्ण निबंध इनका ध्यान देंगे, मेरी असफलता मेरे निबंध। ठीक है, जयशंकर प्रसाद यथार्थ और छायावाद, इनका निबंध आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण निबंध है। रहस्यवाद रंगमंच, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। चतुर्सेन शास्त्री अंतस्थल, मरी खाल की हाय, तो ये कुछ निबंध आपको ध्यान में रखने हैं जो क्या रामचंद्र शुक्ल के समकालीन निबंधकार थे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। अन्य निबंधकार देखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता, रामरक्ष सेन बैनीपुरी, गेहूं और गुलाब, महत्वपूर्ण निबंध है, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। इलाचंद्र जोशी साहित्य सृजना, साहित्य चिंतन, वासुदेव सरड़ अग्रवाल की यदि हम बात करते हैं, पृथ्वीपुत्र, वागधारा, कला और संस्कृति। जैनेन्द्र प्रस्तुत प्रश्न, मंथन, काम, प्रेम और परिवार, ये इनके निबंध हैं। विद्यानिवास मिश्र चितवन की छाव में, हल्दी दू, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, महत्वपूर्ण निबंध है, ध्यान देंगे। परंपरा कोई बंधन नहीं, शिरीष की आड़ में, शिरीष की आड़ नहीं होगी, शिरीष की याद आई, ये है। ठीक है, आप करेक्ट कर लेंगे इसे। नंद दुलारे वाजपेयी, नए साहित्य नए प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य रस सिद्धांत। ठीक है, ये इनके निबंध आपको ध्यान में रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म की साधना, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, किसके निबंध, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोके, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इंद्रनाथ मदान, निबंध और निबंध कुछ उतले कुछ गहरे, ये महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है। रामधायक सिंह दिनकर के निबंध देखें, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, आधुनिकता बोध, अज्ञ, त्रिशंकु, आत्मीय पद, तो ये कुछ निबंध है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर देखिए आलोचना की बात कर लेते हैं। तो आलोचना यहाँ पर आपको जैसा हमने बताया, आलोचना साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। इसमें क्या है, सिर्फ सकारात्मक पक्ष के साथ साथ क्या नकारात्मक, यानी कि दोनों पक्षों का ही अध्ययन किया जाता है। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हम उसको देख लेते हैं। जैसे आलोचना का उद्भव प्राचीन व्याख्या टीका की परंपरा से हुआ, मध्यकाल में भक्ति साहित्य का मूल्यांकन से जुड़ी रही, और आधुनिक युग में ये वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ रूप में साहित्य की एक स्वतंत्र विधा बन गई। अब यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी आलोचना के संबंध में हम उन्हीं तथ्यों को जानेंगे। तो भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक माना जाता है, ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक हिंदी आलोचना की शुरुआत भारतेंदु के निबंध नाटक 1883 से मानी जाती है। ठीक है, जो निबंध इन्होंने लिखा नाटक, ठीक है, तो आलोचना की शुरुआत 1883 में प्रकाशित हुआ था। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। इस काल में आलोचना मुख्यतः पत्रकारिता के माध्यम से हुई। इसमें देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के पत्र, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण और चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन का आनंद कादम्बिनी, ये प्रमुख पत्र आपको ध्यान में रखने हैं, पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आनंद कादम्बिनी के जो प्रवर्तक हैं
ठीक है, या संपादक हैं वो कौन है, तो कौन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब देखिए सैद्धांतिक समीक्षा में देखने को मिली है, तो आपको ध्यान में रखनी है ये रूपक रहस्य किसने ये आलोचना दी थी, सैद्धांतिक समीक्षा है ये, तो श्याम सुंदर दास, व्यंगात्म मंजूषा लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन। भारती भूषण किसकी है, अर्जुन दास केडिया की, कन्हैयालाल पोद्दार, तो काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी, अलंकार मंजरी। महत्वपूर्ण इनकी समीक्षा है, आपको ध्यान में रखनी है। रस कलश किसकी है, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय की, ठीक है। मीरा की प्रेम साधना, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की ये समीक्षा है। केशव की काव्य कला, कविवर रत्नाकर, कृष्ण शंकर शुक्ल, रामकृष्ण शुक्ल की प्रसाद की नाट्य कला, रामकुमार वर्मा, कबीर का रहस्यवाद, महत्वपूर्ण है, ठीक है। जनार्दन मिश्र की यदि हम बात करें, विद्यापति, महत्वपूर्ण इनकी समीक्षा है। रामनाथ सुमन की प्रसाद की काव्य कला, गिरिजादत्त शुक्ल, महाकवि हरिओद, और हरिओद की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने देखिए कवि वचनावली की आलोचना, हिंदी भाषा साहित्य के विकास नाम से क्या सैद्धांतिक समीक्षा प्रस्तुत की। अब यहाँ पर देखिएगा देव बड़े या बिहारी, अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी आलोचना हमें देखने को मिली, तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए पदम सिंह शर्मा ने क्या किसे बड़ा कवि माना, तो बिहारी को उन्होंने बड़ा कवि माना है। कौन सी आलोचना लिखी थी, बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन 1918 में प्रकाशित हुई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें देव को किसने बड़ा माना है, तो ये माना है कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक एक आलोचना प्रस्तुत करी थी। ये तथ्य आपको ध्यान में रखने, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। लाला भगवान दीन ने किसे बड़ा माना है, देव और बिहारी में से बिहारी को, तो ये तथ्य भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ देखिए अन्य रचना आपको ध्यान में रखनी है। काव्य दर्पण किसकी है, रामदहीन मिश्र की। काव्यांग कौमुदी किसकी है, विश्वनाथ मिश्र की। साहित्य पारिजात, सुखदेव बिहारी मिश्र की। साहित्य सागर, बिहारी भट्ट की। ज्वाला स्वरूप, रुद्र पिंगल की। प्रताप नारायण सिंह, रस सुकुमार की। जगन्नाथ प्रसाद भानु, काव्य प्रभाकर, छंद प्रभाकर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। काव्य सुधाकर किसकी समीक्षा है, जानकी प्रसाद की। इसमें से देखिए महत्वपूर्ण क्या है, जसवंत जसोभूषण, कवि राज मुरारी दान, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में। अलंकार मंजूषा किसकी है, लाला भगवान दीन की, ठीक है। काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी, अलंकार मंजरी किसकी, कन्हैयालाल पोद्दार की। ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखनी है। भारती भूषण किसकी है, अर्जुन दास केडिया की। और रस कलश किसकी है, 1931 में समीक्षा प्रस्तुत हुई, ठीक है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ये आलोचनाएं आपसे पूछी जाएंगी, ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। इसके साथ ही देखिए श्याम सुंदर दास ने कौन कौन सी रचनाएं रची, ठीक है, आलोचना विधा में। देखिए साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य और रूपक रहस्य किसकी है, श्याम सुंदर दास की। रामचंद्र शुक्ल की यदि हम बात करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, रस मीमांसा काव्य में रहस्यवाद, तो ये इनकी रचनाएं हैं। गुलाब राय की यदि हम बात करते हैं तो नवरस सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विश्व साहित्य विमर्श, ये महत्वपूर्ण आपके लिए ध्यान में रखनी है चीजें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इन्होंने देखिए मेरा गीत और कला, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव की रचना करी। रामकुमार वर्मा, तो साहित्य शास्त्र, साहित्य समालोचना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काव्यांग कौमुदी, कई बार पूछी गई है रचना। वांग्मय विमर्श, गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, तो ये महत्वपूर्ण आलोचना जो आपको ध्यान में रखनी है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, तो काव्य में अभिव्यंजनावाद, जीवन के तत्व और काव्य सिद्धांत, ये कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएं रही जिनके विषय में हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। इसके तरह देखिए और भी यहाँ पर देखिएगा अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण, आलोचना दर्श किसकी रचना है, रमाशंकर शुक्ल रसाल की रचना है। रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण, जगन्नाथ प्रसाद भानु की रचना है। रस और अलंकार किसकी रचना, किशोरीदास वाजपेयी की। कन्हैयालाल गुप्त की चरित्र चित्रण रचना है। नाट्य कला मीमांसा, सेठ गोविंद दास प्रसाद की। नाट्य कला रामकृष्ण शुक्ल की। और हिंदी नाट्य साहित्य किसकी आलोचना है, ये है ब्रजरतन दास की। पद्माकर की काव्य साधना, अखोरी गंगा प्रसाद की, ठीक है। बाकी हमने आपको कराई दिया था मीरा की प्रेम साधना, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, ठीक है। प्रसाद की काव्य कला, रामनाथ सुमन, कृष्णानंद गुप्त प्रसाद के 2 नाटक, ये इनकी आलोचना है। जितने भी कवि कवि ने जितने भी आलोचक यहाँ पर हमने आपको बताए वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसके साथ यहाँ पर देखिए शांत प्रिय द्विवेदी, हमारे साहित्य निर्माता, साहित्यिक संचारणी सामयिकी, इनकी महत्वपूर्ण रचना आपको ध्यान में रखनी है। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, भगीरथ मिश्र की हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, महत्वपूर्ण पाश्चात्य काव्य शास्त्र, काव्य मनीषा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। डॉक्टर नगेंद्र की यदि हम बात करते हैं तो इनकी भी समीक्षा आपको आलोचना याद रखनी है। जैसे सुमितानंदन पंत, साकेतिक अध्ययन महत्वपूर्ण है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, ये भी महत्वपूर्ण है। रस सिद्धांत, ये भी महत्वपूर्ण है। आस्था के जड़ महत्वपूर्ण, ठीक है। आपको नगेंद्र विशेषकर याद रखने हैं। आलोचक की आस्था, साहित्य का समाजशास्त्र, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, चेतना के बिंब, छायावाद का पतन महत्वपूर्ण, ध्यान देंगे। किसकी रचना है, देवराज की।
साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, ये भी क्या इनकी ही रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार, किसकी रचना है? मुक्तिबोध की, ठीक है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रगतिवाद साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, महत्वपूर्ण, किसकी रचना है ये? सिद्धांत सिंह चौहान की। आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, ये भी तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। नेमिचंद्र जैन की रचनाएं देख लेते हैं। अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, तीसरा पार्ट। लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निकष। नरेश मेहता, मुक्तिबोध, एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अज्ञ, महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं ये। नामवर सिंह, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, महत्वपूर्ण, दूसरी परंपरा की खोज महत्वपूर्ण, आपको ध्यान में रखनी है, किसकी रचना है? नामवर सिंह की। रामदास मिश्र की यदि हम बात करें तो हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ, हिंदी आलोचना का इतिहास, आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। विजय देव नारायण साहित्य, लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस, महत्वपूर्ण आलोचना, ठीक है। इसके साथ ही देखिए स्त्री विमर्श के कुछ महिला पुरुष आलोचक भी आए हैं जिन्होंने क्या स्त्री को आधार बनाकर क्या है अपनी रचनाएं रची हैं। जैसे प्रभा केतान की अगर देखें उपनिवेश में स्त्री, महत्वपूर्ण रचना है। अलवेर कामू, वह पहला आदमी, किसकी रचना है? प्रभा केतान की। अनामिका की यदि बात करते हैं तो स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, मन मांझने की जरूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। मृणाल पांडे तो पर्दी पर स्त्री, देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। कात्यायनी, दुर्ग द्वार पर दस्तक। कमला सिंघवी, आधुनिक परिवेश में स्त्री। नासिर शर्मा, औरत के लिए औरत। रमणिका गुप्ता, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। नूतन सिन्हा, सांप्रदायिक दंगे और नारी। ममता कालिया, खांटी घरेलू औरत। तो उन्होंने देखिए औरत को यानी कि स्त्री को आधार बनाकर क्या है इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करी हैं, आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए कुछ ऐसे पुरुष साहित्यकार भी रहे जिन्होंने क्या है स्त्री को केंद्र में रखकर, ठीक है, रचनाएं रची। जैसे राजेंद्र यादव, आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा। अरविंद जैन ने औरत होने की सजा। नारी देह विमर्श, किसने लिखा? सुधीश पचौरी ने। अन्वेषण की सहयात्रा, उपेंद्र नाथ अश्क। जगदीश्वर चतुर्वेदी, स्त्रीवादी साहित्य विमर्श। स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक, महत्वपूर्ण। दुष्यंत। तो ये भी आपको रचनाएं याद रखनी है, ठीक है, जो आलोचनाओं से संबंधित हैं। किसी कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। दलित विमर्श के प्रमुख आलोचक और उनकी रचना देख लेते हैं। तो कौन कौन से आलोचक हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ। धर्मवीर भारती का देखते हैं तो महाकवि की खोज, कबीर, वाज भी, कपोद भी, पपीहा भी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सूतना कपास, दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर, किसकी रचना है? धर्मवीर की। जयप्रकाश करदम की रचना देखते हैं। वर्तमान दलित आंदोलन, जाति एक विमर्श, दलित विमर्श का साहित्य के आईने, ठीक है। शिवराज सिंह, उत्तर शती कथा साहित्य में दलित विमर्श। कालीचरण स्नेही, हिंदी काव्य में दलित स्मिता। देवेंद्र चौबे, आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श। रमणिका गुप्ता, स्वर और नई शताब्दी। सोहनलाल सुमनाक्षर, विश्व धरातल पर दलित साहित्य। तो ये दलित विमर्श से संबंधित कुछ प्रमुख आलोचक थे, उनकी हमने यहाँ पर रचनाएं देख ली, ठीक है। किसी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर आपको हिंदी की गद्य विधाएं कराई जा रही हैं। आधुनिक काल में हमने आपको हिंदी के जो काव्य थे जो विभिन्न युग में हमें देखने को मिला, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तो हिंदी काव्य किस प्रकार से देखने को मिला आधुनिक काल में, उसके विषय में चर्चा कर ली। आज की क्लास में हम जितनी भी गद्य विधाएं हैं, ठीक है, क्योंकि गद्य विधाओं का जो विकास है आपके आधुनिक काल से ही होता है, और किस किस युग में कौन कौन सी विधाएं हमें देखने को मिली, ठीक है, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, आलोचना हो, तो उनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। किसी कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको चीज़ें कराई जा रही हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जितने भी तथ्य आपसे पूछे जाएंगे आपको भूलना नहीं है। अब देखिए आत्मकथा, अगली विधा स्टार्ट हो रही है हमारी आत्मकथा। अब देखिए आत्मकथा है क्या? तो आत्मकथा साहित्य की महत्वपूर्ण गद्य विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन घटनाएं, अनुभव, संघर्ष का क्रमबद्ध और आत्मस्वीकृत वर्णन करता है। आत्मकथा से तात्पर्य क्या है? जब कोई लेखक अपने ही जीवन में घटित हुई घटनाओं को आधारित कोई रचना रचता है, ठीक है, अपने ही आत्म अनुभूति, अपनी जीवन यात्रा को आधार बनाकर कोई रचना रचता है तो उसे क्या आत्मकथा कहते हैं, यानी कि स्वयं की कथा को वर्णित करता है, तो वो आत्मकथा कहलाएगी। और आत्मकथा क्या है? जो कथाकार है वो स्वयं ही लिखता है, ठीक है। जीवनी में क्या अंतर होता है? जीवनी क्या होता है? जीवनी कोई और व्यक्ति भी लिख सकता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में। आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है, उसमें वो अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति, ठीक है, उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं रहीं, कैसे उसका संघर्ष रहा, ठीक है, कैसे उसका बचपन बीता, कैसे उसकी पढ़ाई हुई, ठीक है, कैसे पूरा जो जीवन की स्थिति थी क्या रही, तो वो निष्पक्ष होते हुए इन सबको लिखता है। लेकिन जीवनी में क्या होता है? जीवनी क्या है? कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। जैसे मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहा है प्रेमचंद पर, ठीक है,
अब वो क्या है, उन पर उनके जीवन के विषय में लिखना चाहता है। तो उनकी जीवन यानी कि उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, तो वो किस विभाग के अंतर्गत आएगी, जीवनी के अंतर्गत आएगी। आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है, जीवनी कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, ठीक है, यानी कि दूसरा लेखक भी लिख सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो आत्मकथा की विशेषता देखते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन के यथार्थ का चित्रण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आत्मानुभूति, अनुभव की व्याख्या की जाती है। समाज और समय का दर्पण, ठीक है, जैसे आत्मकथा कोई व्यक्ति लिख रहा है तो बचपन से लेकर उस समय क्या समाज का आईना थे, किस प्रकार से परंपरा चल रही थी, तो इनका भी क्या है, वो उद्घाटन करता है। आत्मविश्लेषण, साहित्यिक सौंदर्य, ये आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में आत्मकथा का पर्याय माना गया है। यहाँ बायोग्राफी में बायोस और ग्राफिया शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, जीवन और लिखना, यानी कि जीवन में जो भी घटनाएं हुई उसको लिखना। क्या किसके अंतर्गत आएगा, आपका ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत आता है, जिसे हिंदी में क्या है, आत्मकथा बोलते हैं। वियोगी हरि ने क्या परिभाषा दी है, देख लेते हैं कि आत्मकथा जीवन की कुछ घटनाओं और अनुभूति की एक अभिव्यंजना है। हरिवंश राय बच्चन क्या बोलते हैं कि जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा। मैनेजर पांडे क्या बोलते हैं कि पूरा पूरा सच बोलना आत्मकथा ये जीवनी लेखक की नैतिक ही नहीं सौंदर्य बोध की भी शर्त है। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक 1641 में प्रकाशित हुई थी, ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसे क्या हिंदी की प्रथम आत्मकथा के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि 1910 में सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा मुझ में देव जीवन का विकास खड़ी बोली हिंदी भाषा में रचित पहली आत्मकथा है। देखिए, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, तो बनारसी दास जैन की अर्धकथानक। अगर पूछ ली जाए कि खड़ी बोली में लिखी हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तब बोलेंगे आप सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा मुझ में देव जीवन का विकास, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जीवन सार नाम से प्रेमचंद्र ने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा हंस के आत्मकथा विशेषांक जनवरी 1931 में प्रकाशित की थी। इसी अंक में आत्मकथ्य नाम से क्या जयशंकर प्रसाद की कविता भी प्रकाशित हुई। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर देखिए, आपको जो भी यहाँ पर तथ्य दिए जा रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए, आपको पूरा कंप्लीट बैच चलाया जा रहा है, जो कि ये पूरी PDF है, ठीक है, जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्लासेस देखने को मिल रही हैं। पूरी PDF आपको मात्र 499 रुपये में प्राप्त हो सकती है। आपको जो नंबर दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर आपको मैसेज करना है, आपको पूरी PDF प्राप्त हो जाएगी, ठीक। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि देखिए जब एग्जाम का टाइम आता है तो आपको रिवीजन ही करना होता है। और रिवीजन के लिए ऐसा तो है नहीं है ना कि आप क्लास दोबारा से देखेंगे, आपके पास नोट्स रहेंगे तो आप उनका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट निकलवा लेंगे तो आपके पास क्या पूरा कंटेंट रहेगा, उसको भी क्या है बार बार रिवीजन करते रहेंगे, है ना। चलिए, श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी 1941 को हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सूर्य प्रसाद दीक्षित की कृति निराला की आत्मकथा सन 1970 में प्रकाशित हुई, ठीक है। कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन नामक शीर्षक से हिंदी एवं बाकी भारतीय भाषाओं में 12 लेखकों की आत्मकथा का संपादन सन 1980 में किया था। राजकमल चौधरी ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी, भैरवी तंत्र के नाम से लिखी थी। विष्णुचंद्र शर्मा ने सन 1984 में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, आपको ध्यान में रखना है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी है, तो विष्णुचंद्र शर्मा ने लिखी। किस सन में लिखी, 1984 में लिखी। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथाकार कौन है, तो जानकी देवी बजाज हैं। इनकी आत्मकथा 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई। महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है। राजेंद्र यादव ने अपनी आत्मकथा मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2002 को आत्मकथ्यांश कहकर पुकारा, ये भी आपको ध्यान में। आत्मकथ्य तो वो किससे संबंधित था, जयशंकर प्रसाद से, और आत्मकथ्यांश तो वो किससे संबंधित है, राजेंद्र यादव से, ठीक है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। देहरी भई विदेश शीर्षक से 2005 में राजेंद्र यादव ने 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन किया, जिसमें बलवंत कौर और अर्चना वर्मा का भी सहयोग है। ये आपके लिए तथ्य ध्यान में रखने हैं। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा किसने लिखी है, मोहनदास नेमिष राय ने सन 1999 में अपने अपने पिंजरे शीर्षक से लिखी है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हमने आपको बताया। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आत्मकथा हैं, ठीक है, उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। जैसे सत्यानंद अग्निहोत्री यानी कि सन 1950 से पहले प्रमुख आत्मकथाएं कौन कौन सी थी, तो सत्यानंद अग्निहोत्री की मुझ में देव जीवन का विकास 1910 में प्रकाशित हुई। स्वामी दयानंद जीवन चरित्र 1917 में प्रकाशित हुई। रामविलास शुक्ल की मैं क्रांतिकार कैसे बना 1933 में प्रकाशित। श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकहानी 1941 में प्रकाशित। बाबू गुलाब राय मेरी असफलता 1941 में प्रकाशित। महत्वपूर्ण रचनाएं ध्यान देंगे, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन 1946 में प्रकाशित। हरिभाऊ उपाध्याय की साधना के पथ पर महत्वपूर्ण 1946 में प्रकाशित।
राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा 1947 में प्रकाशित। महत्वपूर्ण है वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह 1948 में प्रकाशित। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए 1950 से पहले ये हमें आत्मकथा देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं 1950 के बाद कौन कौन सी आत्मकथाएं देखने को मिली। यशपाल की सिंहावलोकन 3 भागों में ये आत्मकथा इनकी प्रकाशित है। और यहाँ पर आपको सन भी याद रखना है। पहले भाग का जो प्रकाशन 1951 में, दूसरे का 1952, तीसरे का 1955 में। ठीक है। सत्यदेव परिव्राजक तो स्वतंत्रता की खोज 1951 में प्रकाशित। शांति प्रिय द्विवेदी परिव्राजक की प्रजा। ठीक है। 1952 में प्रकाशित। देवेंद्र सत्यार्थी तो चांद सूरज के वीरान 1952 और भाग 2 नीली अक्षणी 1985 में इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई। गंगा प्रसाद उपाध्याय जीवन चक्र 1954 में प्रकाशित है। चतुर्सेन शास्त्री यादों की परछाइयां 1956 में। ठीक है। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। भाग 2 मेरी आत्मकहानी से 1963 में प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही देखिए सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण 3 भागों में प्रकाशित है। 1958 में प्रकाशित। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा मेरी अपनी कथा 1958 में प्रकाशित हुई है। और पांडे बेचन शर्मा उग्र महत्वपूर्ण अपनी खबर 1960 में प्रकाशित। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखिए हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा आपको ध्यान में रखनी है। और इनकी जो आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित देखने को मिलती है। आपको देखिए सन भी याद रखनी है, साथ में आपको देखिए शीर्षक भी याद रखने हैं। प्रश्न यहाँ से बनेगा ही बनेगा। पहले भाग का जो शीर्षक है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कब प्रकाशित हुई 1969 में। दूसरे भाग का क्या नाम है नीड़ का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हुई। वशेरे से दूर 1978 में प्रकाशित हुई। ठीक है। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। तो ये हरिवंश राय की बच्चन की जो आत्मकथा है आपको ध्यान में रखनी। 4 भाग में प्रकाशित है। चारों के शीर्षक याद रखने हैं, प्लस आपको उनकी सन भी याद रखनी है। ठीक है। चलिए वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानी 1970 ईस्वी में प्रकाशित है। रामावतार अरूण तो अरुणायन 1974 में प्रकाशित। बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा 1979 में प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा घर की बात 1983 में। अपनी धरती अपनी लोग 1996 में प्रकाशित है। रामदर्शन मिश्र सहचर है समय 1991 में प्रकाशित। भाग 2 फुर्सत के दिन 2000 में प्रकाशित। 2000 में प्रकाशित है। 2000 में ये प्रकाशित है। ठीक है। फनीश्वर नाथ रेणु आत्मपरिचय 1988 में ये प्रकाशित। अमृतलाल नागर टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 में प्रकाशित। नगेंद्र अर्धकथा 1988 में प्रकाशित। अशोक वाजपेयी पाव भरे जीरे में ब्रह्मब्रोच 2003 में प्रकाशित। सुमित नंदन पंत महत्वपूर्ण ध्यान देंगे आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन। स्वयं प्रकाश धूप में नंगे पांव 2019 में प्रकाशित। रविन्द्रनाथ त्यागी वसंत से पतझड़ तक 2005 में प्रकाशित। भीष्म साहनी आज के अतीत 2003 में प्रकाशित। यशपाल जैन मेरी जीवन धारा 1987 में प्रकाशित। कृष्णचंद्र आधे सफर की पूरी कहानी 1979 में प्रकाशित। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर तप्ती पगडंडियों की पदयात्रा 1986 में प्रकाशित। तो ये आपको आत्मकथाकार याद रखने हैं। ठीक है। यहाँ से प्रश्न लगेंगे। अब देखिए हिंदी में कौन सी आत्मकथाएं रची गई, तो कौन कौन सी महिला आत्मकथाकार देखने को मिलती हैं, तो उनके विषय में भी जान लेते हैं। तो जानकी देवी बजाज तो ये हिंदी की पहली महिला आत्मकथाकार के रूप में जानी जाती हैं। मेरी जीवन यात्रा 1956 में प्रकाशित हुई थी। पद्मा सक्षदेवा बूंद बावड़ी 1999। मैत्री पुष्पा कस्तूरी कुंडल वसे 2002 और इसका दूसरा भाग गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में प्रकाशित हुआ। रमड़े का हादसे महत्वपूर्ण 2005 और आप खुदरी 2016। मनु भंडारी एक कहानी यह भी महत्वपूर्ण आत्मकथा आपको ध्यान रखना 2007 में प्रकाशित। ठीक है। प्रभा खेतान अन्या से नन्या तक। चंद्रगढ़ सोनरेखा पिंजरे की मैना। अनीता राकेश सतरे और सतरे। ठीक है। ममता कालिया कितने शहरों में कितनी बार 2011 में प्रकाशित। निर्मला जैन जमाने में हम 2015 में प्रकाशित। ठीक है। तो ये महिला कथाकार भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी में जो दलित आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है पहली दलित आत्मकथा कौन सी है, मोहनदास नैमिषराय अपने अपने पिंजरे 2 भागों में प्रकाशित है। 1955 में प्रकाशित हुई। ओम प्रकाश वाल्मीकि झूठन 1997 में प्रकाशित। कौशल्या वैशत्री तो दोहरा अभिशाप। ठीक है। माता प्रसाद आपको सन देखते रहना है। झोपड़ी से राजभवन। सूरजपाल सिंह चौहान तिरस्कृत 2002। संतप्त 2002। रमाशंकर आर्य घुटन 2005 में प्रकाशित। तुलसीराम मुर्धैया महत्वपूर्ण मुर्धैया 2010 में प्रकाशित है। और उसका दूसरा भाग देखिए मणिकर्णिका शीर्षक से 2013 में प्रकाशित हुआ। ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। धर्मवीर भारती मेरी पत्नी और भेड़िया महत्वपूर्ण। सुशीला ठाकुर सिकंजे का दर्द ये भी महत्वपूर्ण आत्मकथा है दलित विमर्श की। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमने आत्मकथा को जाना। अब हम बात करेंगे जीवनी की। तो जीवनी जैसा कि आपको ध्यान रखना है, तो जीवनी में क्या है वास्तविकता पर यह आधारित रहती है। जैसे आत्मकथा क्या है लेखक स्वयं लिखता है, लेकिन जीवनी क्या है दूसरा लेखक भी लिख सकता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। जैसे हमने आपको बताया कि जो आत्मकथा है वो व्यक्ति स्वयं लिखता है,
लेकिन जीवनी क्या है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी लिखी जा सकती है। आत्मकथा आंतरिक दृष्टिकोण होता है, यानी कि इसमें जो लेखक होता है वो स्वयं की जो संघर्ष है, स्वयं की जो पीड़ा है, स्वयं की जो अनुभूति है उसको लिखा जाता है। लेकिन देखिए जीवनी जो दूसरा व्यक्ति लिख रहा है तो उसका जो दृष्टिकोण है बाह्य दृष्टिकोण होता है। जीवनी दस्तावेज, साक्षात्कार, पत्र, संस्मरण के द्वारा लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा क्या स्वयं के अनुभव और स्मृतियों के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी शिक्षित करना और प्रेरित करने के लिए लिखी जाती है, जबकि जो आत्मकथा है वो लेखक क्या है, आत्मविश्लेषण और अनुभव को साझा करने के लिए लिखता है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, जीवनी की देखिए प्रमुख शैलियाँ, औपचारिक जीवनी जो क्या तथ्य पर आधारित रहे, साहित्यिक जीवनी जो लेखक की कलात्मक शैली को ध्यान में रख के लिखी जाए, संक्षिप्त जीवनी जो संक्षिप्त रूप में व्यक्ति के जीवन परिचय को दिखाए, विस्तृत जीवनी जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और कार्यों को विस्तार से दर्शाए। तो ये जीवनी की शैलियाँ जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य कोश के अनुसार जीवनी किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बाबू गुलाब राय के अनुसार क्या इन्होंने क्या बोला है जीवनी के विषय में, कि जीवनी लेखक अपने चरित्र नायक के अंतर्बाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। इस चित्रण में वह अनुपात और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता है हुआ सहृदयता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता के साथ अपने चरित्र नायक के गुण दोष में सजीव व्यक्तित्व का एक आकर्षक शैली में उद्घाटन करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हिंदी का पहला जीवनीकार कौन है, तो गोपाल राम शास्त्री को हिंदी का पहला जीवनीकार माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से, ठीक है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जीवनियाँ देख लेते हैं। तो गोपाल राम शास्त्री, दयानंद दिग्विजय 1881 में प्रकाशित, सन आप देखते जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको रचनाएं बताऊंगी, ठीक है। बाबू राधाकृष्ण दास, तो बाबू यहाँ पर देखिए बाबू राधाकृष्ण दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र जीवनी लिखी है। रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधाकृष्ण दास, घनश्याम बिड़ला बापू नाम से इन्होंने जीवनी लिखी, 1940 में प्रकाशित हुई। ब्रजरतन दास बापू हरिश्चंद्र, ठीक है। राम वृक्ष बैनीपुरी ने जयप्रकाश नारायण को आधार बनाकर क्या है ये जीवनी रची है, किसकी, जयप्रकाश नारायण की। राहुल सांकृत्यायन ने कार्ल मार्क्स, अकाल पुरुष गांधी किसने लिखी है, जैनेन्द्र ने। महत्वपूर्ण। चंद्रशेखर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन और कृतित्व ध्यान देंगे। मरुभूमि का मेघ, महत्वपूर्ण। रामनिवास जाजू ने ये जीवनी लिखी है, किस पर लिखी, घनश्याम बिड़ला पर। प्रश्न यहाँ से बनेगा। शिवरानी प्रेमचंद्र घर में, ये शिवरानी कौन है, प्रेमचंद्र की पत्नी थी शिवरानी देवी, तो उन्होंने प्रेमचंद्र घर में नामक शीर्षक से क्या है जीवनी लिखी है, 1944 में प्रकाशित हुई। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही 1962 में प्रकाशित है, अमृत राय इसके रचनाकार हैं। मदन गोपाल, कलम का मजदूर 1964 में प्रकाशित है। भगवती प्रसाद सिंह, मनीषी की लोक यात्रा 1968 में प्रकाशित। रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना 1969 में प्रकाशित। ये आपको ध्यान में रखना है। रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को आधार बनाकर यानी उनकी जीवनी को लिखा है। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, शरद चंद्र को आधार बनाकर उन्होंने रचना रची है, 1974 में प्रकाशित। विष्णुचंद्र शर्मा, अग्नि सेतु, तो किसके लिए लिखी है इन्होंने जीवनी, नजरुल इस्लाम, ठीक है, 1976 में प्रकाशित। जिन्होंने जीना जाना, जगदीश चंद्र माथुर, 1971 में प्रकाशित। बिंदु अग्रवाल, ध्यान देंगे, भारत भूषण अग्रवाल, इन्होंने भारत भूषण अग्रवाल के लिए ही ये जीवनी लिखी थी, यानी कि उनके जीवन को दर्शाया किस शीर्षक से, स्मृति के झरोके से, सन 1999 में प्रकाशित, ठीक है। ज्ञानचंद्र जैन, कथा शेष, महत्वपूर्ण। अमृतलाल नागर के लिए जीवनी लिखी गई 1999 में। महिमा मेहता, उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता 2003 में प्रकाशित है। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर, कुमुद नागर ने लिखी है, ठीक है, 2006 में प्रकाशित है। कल्पतरु की उत्सव लीला, रामकृष्ण परमहंस, किसने लिखी है, कृष्ण विहारी मिश्र ने, ठीक है, 2005 में प्रकाशित है। कोलाज अशोक वाजपेयी, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखी, 2012 में प्रकाशित हुई रही। व्योमकेश दरवेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक के जीवन को दर्शाया गया है इसमें, और किस शीर्षक से लिखी गई है, व्योमकेश दरवेश के नाम से, किसने लिखी, विश्वनाथ त्रिपाठी ने, 2012 में प्रकाशित हुई। शिखर से सागर तक आज्ञे को आधार बनाकर जीवनी लिखी गई, किसने लिखी, रामकमल वर्मा ने, 1986 में। कमलेश्वर मेरे हमसफर, गायत्री कमलेश्वर की ये जीवनी रची है, ठीक है, 2005 में प्रकाशित हुई। ऋषि चैमनी कौशिक बरुआ, तो माखनलाल चतुर्वेदी, 1960 में प्रकाशित। शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद, यानी कि अरविंद को आधार बनाकर क्या है इन्होंने इनकी जीवनी रची है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर हमने जीवनी जानी, ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण जिन्होंने जीवनियाँ लिखी हैं तो ये जीवनी हमने यहाँ पर बता दी हैं, बाकी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी का पहला जो जीवनीकार है किसे माना जाता है, गोपाल राम शास्त्री को माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए डायरी विधा, तो डायरी विधा भी देख लेते हैं, कौन सी डायरी विधा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो डायरी का स्वरूप क्या है, तो डायरी में क्या है, इसमें दैनिक जीवन की घटनाएं, अनुभव, विचार और भावनाओं को क्या है
समय अनुसार लिखा जाता है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। डायरी का लेखन सामान्यतः व्यक्तिगत होता है, परंतु कई बार इसमें सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक दृष्टिकोण भी दिखाई देते हैं। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको ध्यान में बता दें कि डायरी की आखिर विशेषता क्या है। तो इसमें देखिए जो भी तथ्य लिखे जाते हैं वो तिथि, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। आत्मकथात्मक शैली है, सहजता और आत्मस्फूर्ता, ठीक है, निजता यानी गोपनीयता देखने को मिलती है। डायरी लिखता कौन है, जैसे कुछ लोग क्या डायरी लिखने का शौक होता है, यानी कि अपने भावों क्या है जो किताब है, जो डायरी है उस पर उतार देते हैं, तो वही क्या है विधा बनकर उभरी और उसे क्या डायरी विधा के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या है जो लिखने वाला व्यक्ति है वो अपने जीवन की घटनाएं, ठीक है, जैसे किसी दिन उसके साथ कुछ भी घटित हुआ या उसे किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो डेट डालकर, ठीक है, फिर उस दिन की पूरी दिनचर्या वो उतार दे तो वो डायरी विधा के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है। अनुभूति की प्रधानता होती है, भावनाएं, अनुभूतियां, सपने, संघर्ष, आत्मचिंतन इसमें प्रमुख रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। साहित्यिक महत्व तो कई बार डायरी लेखन साहित्य का दर्पण बन जाता है क्योंकि यह समाज, समय, संस्कृति की सच्ची झलक को प्रस्तुत करता है। ठीक है। चलिए हिंदी में डायरी लेखन को देखें तो हिंदी साहित्य में डायरी लेखन का जो विकास है 20वीं शताब्दी के साथ तेज हुआ और यह आत्मकथा और संस्मरण की तरह व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का माध्यम बना। किस किसने लिखी है? भगवती चरण वर्मा ने, हरिवंश राय बच्चन ने, अज्ञ ने, तो इन्होंने क्या डायरी लिखी है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ डायरी के नाम हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये तो है डायरी और ये है लेखक, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे। चलिए तो डायरी के पन्ने किसकी रचना है? घनश्याम बिड़ला की, ठीक है। मेरी कॉलेज डायरी 1954 में धीरेन्द्र वर्मा। दैनंदिनी महत्वपूर्ण सुंदरलाल त्रिपाठी, ठीक है। दैनिकी किसकी? सियाराम शरद शुक्ल की। प्रवासी की डायरी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की, ये आपको ध्यान में रखनी है। दिनकर की डायरी रामधारी सिंह दिनकर, आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली मेरा परदेश 1976 रघुवीर सहाय की ये डायरी है। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी, एक साहित्यिक की डायरी महत्वपूर्ण मुक्ति, वो याद रखेंगे। स्मृतियों की जन्मपत्री रविंद्र कालिया 1979 में प्रकाशित हुई थी। मेरी जेल डायरी किसने लिखी? जयप्रकाश ने। मेरी जेल डायरी किसने लिखी है? ये 1977 में लिखी है, किसके द्वारा? चंद्रशेखर के द्वारा। एक तो लिखी जयप्रकाश ने और एक लिखी है चंद्रशेखर ने, तो आपको ध्यान में रखना है। देश देशांतर कमलेश्वर ने ये डायरी लिखी है। मलयज की डायरी 3 खंड में प्रकाशित हुई थी 2000 में, तो ये किसने लिखी है? मलयज ने। आपातकालीन डायरी 3 खंड में देखने को मिलती है, बिशन टंडन की डायरी है। ख्वाब है दीवाने का 2005 में प्रकाशित किसकी डायरी? कृष्ण बलदेव वेद का। अकेला मेला महत्वपूर्ण रमेश चंद्र साकी की डायरी है। देखिए आपको प्रवासी की डायरी, अकेला मेला, ये विशेषकर आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो अकेला मेला हो गया आपकी एक साहित्यिक की डायरी, सैलानी की डायरी, प्रवासी की डायरी, दैनंदिनी और दैनिकी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। यात्रा साहित्य, अब देखिए यात्रा साहित्य की हम बात करें तो जब हम कहीं की यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के दौरान आपके साथ क्या क्या घटित होता है, क्या क्या आप अनुभव करते हैं, तो उसको क्या है आप लिखते जाते हैं, तो वो यात्रा साहित्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, यानी कि इसमें क्या यात्राओं का वर्णन देखने को मिलता है। चलिए यात्रा साहित्य की विशेषताएं देख लें तो ये स्थान का यथार्थ वर्णन, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर घूमने गए तो उस समय कौन कौन से रास्ते से आप होकर गुजरे, क्या क्या चीज़ें आपने नई देखी, क्या क्या आपने अनुभव किया, तो उसको क्या है जब आप उतार दें, जैसा आपने महसूस किया वैसा ही आप हूबहू आप उतार दें, तो यहाँ पर क्या है वो यात्रा साहित्य यानी कि यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि यात्रा करते समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई वो आपकी यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आएगा। तो यात्रा साहित्य की विशेषता क्या है? इसमें देखिए स्थान का यथार्थ वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, आप जिस जगह जा रहे हैं तो उस समय उस जगह का क्या कल्चर है तो इसका भी वर्णन होता है। चित्रात्मक भाषा है, रोचकता बनी रहती है, व्यक्तिगत अनुभूति देखने को मिलती है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कौन सी यात्रा वृत्तांत के संबंध में किस किसने जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं तो उनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदी में यात्रा वृत्तांत की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो भारतेंदु ने किया है। इनकी आपको यात्रा वृत्तांत याद रखना है। तो सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा किसकी रचना है? तो यात्रा वृत्तांत किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, दामोदर शास्त्री मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा, आप सन देखते जाएंगे, आपको यहाँ पर रचना हम बता रहे हैं। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र हमारी जापान यात्रा, रामनारायण मिश्र यूरोप यात्रा में 6 मास, राहुल सांकृत्यायन महत्वपूर्ण। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन को आपको विशेषकर याद रखना ही रखना है। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक है, एशिया के दुर्गम भूखंड चीन में क्या देखा, ये किसकी यात्रा साहित्य है? तो यह राहुल सांकृत्यायन का। रामवृक्ष बेनीपुरी का
पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सत्यनारायण की यात्रा शायद देखें तो आवारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोखे युद्ध यात्रा। काका कालेलकर हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश। अग्नि की अरे यायावार, ध्यान देंगे, अरे यायावार रहेगा याद। एक बूंद सहसा उछली। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, महत्वपूर्ण। रूस में 46 दिन, यशपाल जैन। गोपाल प्रसाद व्यास अरबों के देश में, ठीक है। सन आपको ध्यान में रखनी है। चीड़ों के पर चांदनी किसकी रचना है? ये निर्मल वर्मा की। नगेंद्र की यदि हम बात करते हैं, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक अप्रवासी की यात्रा है, महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। एक बार आयोवा किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की। अतीत का दरवाजा, स्वर्ग में 5 दिन, असगर वजाहट। बलराज साहनी रूसी सफरनामा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको महत्वपूर्ण जो यात्रा वृत्तांत हैं तो ये आपको ध्यान में रखने, यहाँ से आपके प्रश्न लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिपोर्टाज की। तो रिपोर्टाज शब्द अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से बना है, जिसका अर्थ है रिपोर्ट करना, घटनाओं का विवरण देना। जैसे आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उसमें आपको न्यूज़ मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये हिंदी गद्य की एक विधा है। जब रिपोर्ट को साहित्य में उतार दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? रिपोर्टाज विधा बन जाती है। तो गद्य की ये विधा किसी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या ऐतिहासिक घटना का प्रत्यक्षदर्शी जीवंत विवरण प्रस्तुत करती है। मान लीजिए कोई रिपोर्टर है, वो किसी स्थान पर कोई रिपोर्टिंग करने गया है, ठीक, कोई भी ऐसी घटना घटित होती है। अब उसने उस घटना की रिपोर्टिंग करी और उसको क्या है, उसने क्या साहित्य में उतार दिया, ठीक है, कि आखिर ये घटना क्यों घटित हुई, क्या कारण रहा, इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, क्या दृश्य थे, क्या उसने अनुभव किया। तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा रिपोर्टाज के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर होता है कि रिपोर्ट केवल सूचनात्मक होती है, सरल तथा तथ्यात्मक होती है। रिपोर्टाज में क्या होता है, सीधी से ज़्यादा रिपोर्टिंग की जाती है तो उस समय सिर्फ क्या है, वहाँ पर चीज़ें देखी वो बताया गया। लेकिन जब आप रिपोर्टाज विधा को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, जो शैली है वो बदल जाती है। हालांकि घटना वही है, लेकिन रिपोर्टाज में क्या है, कलात्मकता, संवेदना, साहित्यिक सौंदर्य भी जुड़ जाते हैं। अब मान लीजिए न्यूज़ चैनल पर आप देखते होंगे कि जो रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ क्या है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनसे पुटअप किया जाता है वही वो बताते हैं कि ये घटना ऐसे घटी, इसके पीछे कौन थे, क्या कारण रहे, ठीक है, ये बता दिया। लेकिन रिपोर्टाज में क्या है, रिपोर्टाज में क्या है, जो व्यक्ति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है वो क्या है, उस समय क्या महसूस किया उसने, ठीक है, इसको भी क्या है वो लिखता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना, जो रिपोर्ट है वो सूचनात्मक होती है, सूचना के लिए होती है। लेकिन रिपोर्टाज क्या है, कलात्मक, संवेदना और साहित्यिक सौंदर्य भी जुड़ जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तथ्यात्मक, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि यहाँ पर जो लेखक है वो स्वयं उस घटना स्थल पर गया है और उसको उसने अनुभव किया है। जीवंत वर्णन, भाषा में ऐसा प्रभाव कि पाठक स्वयं को घटनास्थल पर अनुभव करे। जब पाठक उनकी रचनाओं को पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने घटना घट रही है, ठीक है। तो जीवंत वर्णन हमें देखने को मिलता है। समसामयिकता, साहित्यिक शैली, लोकप्रियता, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में रिपोर्टाज का जो विकास है भारतीय युग के समय ही ये हो चुका था, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए आप जो पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं ना, वो आपकी रिपोर्टाज के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे भारतीय युग में आपने देखा कि कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, तो ये क्या है, ये पत्रिकाएं इन्होंने निकाली और इन पत्रिकाओं के माध्यम से जो ये महसूस करते हैं उनको इन्होंने व्यक्त किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जो मुख्य कार्य है, समाज के यथार्थ का चित्रण करना, तत्कालीन परिस्थितियों का साहित्यिक दस्तावेज, पाठकों की घटनाओं को प्रत्यक्ष अनुभव कराना, पत्रकारिता और साहित्य के बीच एक सेतु का कार्य करना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदी गद्य विधा रिपोर्टाज मात्र सूचना नहीं देता बल्कि पाठकों को जीवंत अनुभव कराता है और यह साहित्यिक सौंदर्य और तथ्यात्मक सत्यता का सुंदर संगम है। अब यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको ध्यान में रखना है कि रिपोर्टाज देखिए फ्रांसीसी शब्द है जो अंग्रेजी की रिपोर्ट का समानार्थी है। ध्यान देंगे, रिपोर्टाज कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है जो अंग्रेजी की रिपोर्ट के समानार्थी है। विधा के रूप में रिपोर्टाज का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। ध्यान में देंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय साहित्यकारों ने युद्ध क्षेत्रों से युद्ध की विभीषिका त्रासदी का ऐसा जीवंत वर्णन किया कि पूर्व प्रचलित रिपोर्ट की विधागत सीमाओं को तोड़कर रिपोर्टाज एक नामक की साहित्यिक विधा का ही जन्म हो गया। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही देखिए इस विधा का जन्म हुआ। मान लीजिए जो उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या है इसे लिखना शुरू कर दिया, तो उससे क्या है एक नई विधा की इजाद हुई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाबू गुलाब राय क्या बोलते हैं कि रिपोर्ट की भांति ये घटना या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य है, किंतु उसमें लेखक के बिना किसी प्रकार का आवरण डाले उसमें प्रभाव में बना देता है। करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, हिंदी में रिपोर्टाज की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान की कृति लक्ष्मीपुरा से होती है। यह रिपोर्टाज रूपाव के दिसंबर 1938 के अंक में प्रकाशित हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान देंगे,
1944 में विशाल भारत में बंगाल के अकाल पर अदम्य जीवन शीर्षक से रांगे राघव ने स्थायी महत्व के रिपोर्टाज लिखे, जो बाद में तूफानों के बीच नाम से संकलित हुए। यहीं से अमृत राय ने रिपोर्टाज लेखन की वास्तविक प्रचलन माना। ये तथ्य आपको ध्यान में रखने रिपोर्टाज के संबंध में। ठीक है, चलिए अब कौन कौन सी रिपोर्टाज के कौन कौन राइटर हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो शिवदास सिंह ने क्या लिखा है, लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ, जिंदगी की लड़ाई। रांगे राघव, तूफानों के बीच, महत्वपूर्ण, 1941 में प्रकाशित है। उपेंद्र नाथ अश्क, पहाड़ों में प्रेम में संगीत, युद्ध यात्रा किसने लिखी, धर्मवीर भारती ने 1972 में। छड़ बोले कड़ मुस्काए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्लाट का मोर्चा, महत्वपूर्ण, शमशेर बहादुर सिंह। फणीश्वर नाथ रेणु, तो ऋण जल धनजन, नेपाली क्रांति कथा, एकलव्य के नोट्स। ये रिपोर्टाज किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की। जुलूस रुखा है, किसने लिखा है, विवेकी राय ने। भगवत शरण उपाध्याय ने खून के छींटे, महत्वपूर्ण। पेरिस के नोट्स, रामकुमार वर्मा। प्राग एक स्वप्न, निर्मल वर्मा। मुक्ति फौज किसकी रचना है, श्रीकांत वर्मा की। क्रांति करते हुए आदमी को देखना, कमलेश्वर की। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू लिहाजा सड़क। तो ये आपको तथ्य ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमने रिपोर्टाज पढ़ लिए। ठीक है, यहीं से आपके प्रश्न लगेंगे, तो यही आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगली जो हमारी विधा बची है, संस्मरण और रेखाचित्र, ये हमारी अंतिम विधा है। और यहाँ पर ये क्या है, हमारी हिंदी गद्य की विधाएं समाप्त हो जाएंगी। और इसके साथ ही देखिएगा आपका जो भाग लगा हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखिए आपको पत्रिकाएं भी कराएंगे, क्योंकि देखिए पत्रिकाओं से प्रश्न बनते हैं, इसलिए एक क्लास क्या है आपको पत्रिकाओं के संबंध में प्रोवाइड कराई जाएगी। और उसके साथ ही हमारे देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो यूनिट लगी हुई, जिसमें हमने देखिए आदिकाल से आधुनिक काल तक सारे तथ्यों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक क्लास और मिलेगी आपको पत्रिकाओं से संबंधित, जिसमें हम आपको भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन, तो इनके संबंध में जितनी भी पत्रिकाएं जो महत्वपूर्ण हैं, तो उनके विषय में भी बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको हर एक तथ्य कराया जा रहा है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लास दी जा रही है, यहाँ पर कोई भी तथ्य आपको छोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट देखिए पीडीएफ लेना चाहते हैं 499 में आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, पूरा कंप्लीट बैच चल रहा है, डेली 2 बजे यहाँ पर हमारी क्लास देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं अपनी अंतिम गद्य विधाओं की, संस्मरण रेखाचित्र की। तो देखिए संस्मरण हिंदी गद्य की प्रमुख आत्मकथात्मक विधा है। इसमें लेखक अपनी व्यक्तिगत अनुभवों, घटनाओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों को स्मरण करते हुए प्रस्तुत करता है। अब देखिए संस्मरण क्या है, संस्मरण हिंदी की है, यह आत्मकथा की शैली में आती है। कैसे, मान लीजिए लेखक को कोई एक घटना याद आ गई, ठीक है, तो उसको याद करते ही करते कुछ लिख दिया। ठीक है, आत्मकथा में क्या होता है, पूरे जीवन में उन्होंने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या घटनाएं घटित हुई उनको। लेकिन यहाँ में संस्मरण में क्या है, कोई एक छोटी सी घटना याद है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति हमें याद आ गया, ठीक है, किसी ने हमारी हेल्प की, तो उस समय क्या परिस्थिति रही, क्या क्या उसके अच्छाइयाँ रहीं। ठीक है, तो जैसे आप ठकुरी बाबा को पढ़ते हो, महादेवी वर्मा ने ठकुरी बाबा जो रचना रची है, तो उन्होंने ठकुरी बाबा जो एक व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ही उन्होंने पूरी क्या है रचना रच डाली। तो वो एक संस्मरण के अंतर्गत ही है कि उनकी स्मृतियाँ उनके दिमाग में रहीं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बोली गई है कि संस्मरण हिंदी गद्य की प्रमुख आत्मकथात्मक विधा है। इसमें लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभवों, घटनाओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों को स्मरण करते हुए प्रस्तुत करता है। संस्मरण केवल आत्मकथा जैसे जीवन व्रत नहीं होता, बल्कि उसमें बीते हुए समय का यथार्थ अनुभूति और भावनात्मक सजीवता होती है। ठीक है, तो संस्मरण लेखक की स्मृतियों का सजीव चित्रण है, जिसमें वह अपने जीवन के अनुभवों, सामाजिक घटनाओं, मित्रों या ऐतिहासिक प्रसंगों को भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए व्यक्तिगत अनुभवों की प्रधानता होती है, ठीक है, स्मृति पर आधारित होती है, यानी कि याददाश्त पर ही आधारित है। भावनात्मक, यानी कि भावनाएं हमारी जुड़ी होती हैं, तभी तो हमें कोई चीज़ याद रहती है। वास्तविकता के दर्शन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संस्मरण का मूल अर्थ क्या है, तो सम्यक दृष्टि, एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समृद्ध और संवेदनशील बनाती है। रामचंद्र तिवारी क्या बोलते हैं कि संस्मरण किसी जीवन के वे पहलू हैं, वे संदर्भ और वह चारित्रिक वैशिष्ट्य जो स्मरणकर्ता को स्मृत रह जाते हैं, उन्हें वह शब्दांकित करता है। स्मरण वही रह जाता है जो महत्व, विशिष्ट, विचित्र और प्रिय हो। ठीक है, स्मरण को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो रामचंद्र तिवारी हैं वो क्या बोलते हैं कि संस्मरण में हम क्या देखते हैं, संस्मरण में क्या है, जो स्मृतियाँ हमारे दिमाग में रहती हैं, तो उन स्मृतियों को जब लेखक अंकित करता है, ठीक है, तो वो संस्मरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमें हमारे जीवन काल में कोई भी ऐसी घटना घटित हुई हो, ठीक है, और उस समय उससे संबंधित जो भी व्यक्ति रहा हो और किस तरीके से उस व्यक्ति ने हमें प्रभावित किया,
चाहे उसकी अच्छाई हो चाहे वो उसकी बुराई हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके जीवन में हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, जैसे ठकुरी बाबा हो गई जो महादेव वर्मा ने लिखे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। वही चीज़ यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो संस्मरण जो क्या है, स्मृतियों के आधार पर जो घटनाएं लिखी जाती हैं, ठीक है, वो संस्मरण के अंतर्गत आती हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी क्या बोलते हैं, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है, कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है, महत्वपूर्ण, ये आपको ध्यान में रखना है। पदम सिंह शर्मा का पदम पराग हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको तो ये संस्मरण याद रखने हैं और लेखक कौन है वो भी ध्यान में रखना है। जैसे पदम पराग किसकी रचना है, पदम सिंह शर्मा की, 1929 में प्रकाशित हुई। प्रबंध मंजरी भी इनकी रचना है। श्री राम शर्मा शिकार साहित्य के प्रणेता बोले जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, सन 42 के संस्मरण। राधिका रमण प्रसाद, टूटा तारा, पथ के साथी, महत्वपूर्ण संस्मरण आपको ध्यान में रखना है। राम वृक्ष, मणिपुरी, जंजीरों दीवार। राहुल सांकृत्यायन, बचपन की स्मृतियां जिनका मैं कृतज्ञ। उपेंद्र नाथ अश्क, मंटो मेरा दुश्मन, संस्मरण आपको ध्यान में रखना है, किसका, उपेंद्र नाथ अश्क का। नए पुराने झरोखे, हरिवंश राय बच्चन। जिंदगी मुश्किल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। गांधी संस्मरण और विचार, काका कालेलकर। भगवती चरण वर्मा, अतीत के गर्त से। विष्णुकांत शास्त्री, संस्मरण को पाथे बनने दो, सुधियां उस चंदन वन की, महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। सप्तवर्णी, गिरिराज किशोर। चिड़िया रैन बसेरा, विद्यानिवास मिश्र, ठीक है, ये इनका संस्मरण है। परेश्वरनाथ राडू, वन तुलसी की गंध, समय शिला पर। धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय। रामकमल राय, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002 में प्रकाशित। रामदर्श मिश्र, स्मृतियों को छंद 1995 और अपने अपने रास्ते 2001 में प्रकाशित। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए रेखा चित्र की हम बात करते हैं, तो रेखा चित्र क्या है, संस्मरण और रेखा चित्र क्या है, मिलते जुलते हैं, ठीक है। बस आपको इनकी परिभाषा समझनी है कि रेखा चित्र हिंदी की गद्य की एक महत्वपूर्ण लघु विधा है। इसमें लेखक किसी व्यक्ति, चरित्र, घटना या जीवन के किसी पक्ष का संक्षिप्त, सजीव और प्रभावशाली चित्रण करता है। यह ना तो जीवनी है ना आत्मकथा, बल्कि इन दोनों के बीच की सजीव रचना विधा, जिसमें व्यक्ति का चित्र शब्दों की रेखाओं से उकेरा जाता है। रेखा चित्र में क्या होता है, मान लीजिए कोई लेखक ने किसी व्यक्ति के विषय में कुछ लिख रहे हैं, तो वो इस प्रकार से लिखते हैं जैसे क्या है, उस व्यक्ति का पूरा चित्र उन्होंने उकेर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर रेखा चित्र क्या है, तो व्यक्तित्व का चित्र शब्दों के माध्यम से उकेरा जाए तो वो रेखा चित्र के अंतर्गत आएगा। तो रेखा चित्र शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति या घटना का चित्र खींचने की एक कला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या बोलते हैं कि रेखा चित्र वह गद्य विधा है जिसमें किसी व्यक्ति या घटना का जीवन चित्र संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नगेंद्र ने क्या बोला है कि रेखा चित्र में जीवन का केवल चित्र ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी बोलती है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं कि रेखा चित्र वह है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की रेखाओं को पकड़कर उसका सजीव चित्र खींच दे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेखा चित्र और संस्मरण का अंतर देख लें। तो क्या अंतर है कि रेखा चित्र में क्या किसी व्यक्ति या घटना का सजीव चित्रण किया जाता है, लेकिन संस्मरण में क्या है, वो जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं दिखाई जाती हैं। रेखा चित्र कलात्मक, चित्रात्मक है, जबकि संस्मरण में क्या है, भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। लेखक की दृष्टि से दूसरे व्यक्ति या प्रसंग का वर्णन होता है, लेकिन यहाँ पर जो लेखक है वो स्वयं अनुभव करता है, क्या, संस्मरण में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि रेखा चित्र का तो विषय क्या है, वो क्या सीमित होता है, लेकिन अगर हम बात करें संस्मरण की तो जो विषय है वो व्यापक होता है, ठीक है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें रेखा चित्र आखिर उद्देश्य क्या रहता है, तो प्रभावशाली चित्र उकेरना, यानी कि शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उकेर देना। अगर हम संस्मरण की बात करें तो संस्मरण क्या है, स्मृतियों को सजीव करने के लिए लिखा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, महत्वपूर्ण देख लेते हैं जो लेखक हैं जिन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले लेखिका आती है महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र 1941 में प्रकाशित। स्मृति की रेखा 1943, मेरा परिवार 1972 में प्रकाशित। बनारसीदास चतुर्वेदी, रेखा चित्र, सेतुबंध 1952 में प्रकाशित हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी, माटी की मूर्तें, महत्वपूर्ण 1946 में प्रकाशित। लाल तारा 1938, मील के पत्थर, ठीक है। प्रकाश चंद्रगुप्त, रेखा चित्र 1940 में प्रकाशित। मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियां, नए स्केच, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। माटी हो गई सोना, किसकी रचना है ये, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर की ये रचना है। दीप जले शंख बजे 1959 में प्रकाशित। विनय मोहन शर्मा, रेखा और रंग, सन आप देखते जाएंगे। चेतना के बिंब, किसकी रचना है, नगेंद्र की। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यात्री, कृष्णा सोविती, हम हशमत, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। भीमसेन त्यागी, आदमी से आदमी तक, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, विष्णु प्रभाकर। उपेंद्र नाथ अश्क, रेखाएं और चित्र। सेठ गोविंद दास, चेहरे जाने पहचाने। माखनलाल चतुर्वेदी,
समय के पाँव, जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखिएगा आपको हिंदी गद्य विधा। इससे पहले हमने आपको आधुनिक काल में जो काव्य रचा गया, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इनके विषय में चर्चा कराई। और आज की क्लास में हमने आपको आधुनिक काल में जितनी भी गद्य विधाएं, चाहे वो उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, आत्मकथा हो, जीवनी हो, आलोचना हो, निबंध हो, रिपोर्टाज हो, डायरी हो, रेखाचित्र हो, संस्मरण, इन पर हमने आपको विस्तार से चीज़ें कराई हैं। और यहाँ पर वही तथ्य रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तथ्य समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएंगे। बाकी देखिए यहाँ पर क्लास सिर्फ आपके लिए ही चलाई जा रही है, तो आपको देखिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो शेयर करनी है और ऐसे ही बने रहना है अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।